इसके 12 रीपर्स गिर चुके हैं, 3 F-15 गिर चुका है, एक F-35 डाउन है, एक KC-135 डाउन है, 5 रिफ्यूलर ऑन ग्राउंड डैमेज हुए हैं, एक वेरी लॉन्ग रेंज रडार डिस्ट्रॉय हुआ है अल उदैद बेस में, 4 और आपके एयर डिफेंस रडार्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। वो सारा इकट्ठा करके आपके $210 बिलियन ऑलरेडी डाउन द ड्रेन। यूएस और ईरान की जो वॉर है, डू यू फील ये एक जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग ज्यादा है अमेरिका के लिए? अगर कोई पावर होता है ना, वो बॉडी बैग से नहीं डरता। USS अब्राहम लिंकन गल्फ ऑफ ओमान के माउथ पे खड़े थे, मिसाइल रॉकेट अटैक आया, मगर कुछ तो हुआ है जो 800 मील पीछे भाग गया। अगर आप इतने ताकतवर हो, किस चीज़ से डर गए? सिविलाइजेशनली आप देखोगे, जब लड़ाई छिड़ता है ना, सब एकजुट हो जाते हैं, बिकॉज फिर उनको खतरा रहता है कि हमारी ज़िंदगी खतरे में। दैट इज़ ईरान। ये जो यूएसएस ट्रिपोली आ रहा है, बिकॉज उसके ऊपर 2000 मरीन्स है, डू यू थिंक ये खर्ग आइलैंड जाएंगे? ओके, इट हैज़ 1 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट। सारे लड़ाकू नहीं है, 300 बूट, अगर वो भी कंपनी फुल स्ट्रेंथ में। यू वांट कि जिसके शिप्स निकल रहे हैं वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को गार्ड करें। मैं क्यों करूं? मैं तो ईरान को बोल रहा हूँ मेरी शिप्स आ रही हैं, तो फॉर मी द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज विल बी ओपन। उसके बाद मुझे चाहिए ही नहीं वहाँ से, क्योंकि रशिया और वेनेजुएला से उससे ज़्यादा तेल आ रहा है। देन नाउ वेस्ट एशिया विल हैव टू बेग कि कुछ हमसे ले लो। तो हमारे लिए तो फायदा हो गया इस वॉर का। बहुत बेनिफिट हो रहा है आपको इकोनॉमिकली। तोड़ने का एक तरीका होता है, जिस तरह से यूएस ने इराक को तोड़ा था, सीरिया को तोड़ा, लिबिया को तोड़ा है, पाकिस्तान को तोड़ रहा है। समझो ना पहले। पर सर, एक जो वेस्ट एशिया में वो कहावत है ना कि यू हैव द वॉच, वी हैव टाइम, तो ईरान के लिए तो वही हो रहा है कि ईरान के पास तो टाइम ही टाइम है। ट्रम्प के पास टाइम नहीं है। ट्रम्प हैज टाइम ओनली टिल बिगिनिंग नवंबर। यूएस इजराइल ईरान वॉर में जीतेगा कौन? कोई नहीं। बट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेजिम चेंज हो जाए या नेशन स्प्लिट हो जाए, वो नहीं दिख रहा। यूएसएस ट्रिपोली इस वक्त ईरान के एकदम क्लोज पहुंच चुका है और इसके ऊपर सवार है 3000 मरीन्स। डोनाल्ड ट्रंप का आखिर प्लान क्या है ईरान के साथ? क्या ये ग्राउंड इन्वेजन करना चाहता है? और अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है तो क्या अमेरिका इसमें सक्सेसफुल हो पाएगा? इस जंग का एंड क्या होगा, किस तरह से होगा? आज के इस पॉडकास्ट पे आपको यही पता चलेगा। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, जिनके साथ हमने पहले बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं। पर आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें हमने बात की है यूएस इजराइल ईरान वॉर के बारे में। हमने बात की है कि क्या अमेरिका में इतना जिगरा है कि वो ग्राउंड इन्वेजन कर सके, और अगर वो ग्राउंड इन्वेजन करता है तो क्या वो इस जंग को जीतने में सक्सेसफुल हो पाएगा। मेजर जनरल राजीव नारायणन ने हमें बहुत सारी चीजें इस पॉडकास्ट पे पाकिस्तान के बारे में भी बताई, स्पेशली उनके लाइफ से जुड़े हुए स्पाई स्टोरीज भी। इस पॉडकास्ट पे आपको बहुत सारे इनसाइट्स मिलेंगे एंड ये पॉडकास्ट एक ऐसा पॉडकास्ट होगा जहां पे आपको ना सिर्फ जियोपॉलिटिक्स बल्कि स्पाई वर्ल्ड के बारे में भी पता चलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू इट इन 3, 2, 1। ये जो वॉर चल रही है इस वक्त, यूएस और ईरान की जो वॉर है, डू यू फील ये एक जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग ज़्यादा है अमेरिका के लिए? क्योंकि हमने इन द पास्ट ये देखा है कि बहुत टाइम से, एटलीस्ट पिछले 5 साल से ये बात हो रही थी कि अमेरिका एक डाइंग पावर अब बनते जा रहा है, यूनिपोलर वर्ल्ड से अब वो निकलते जा रहा है। तो अमेरिका अब ये वो लास्ट जो झपट्टा मारना है कि एक बार वो दिखा दे कि हम अभी भी पावरफुल है, उसलिए ये वॉर छेड़ी उन्होंने। एक तरह से सही वॉर छेड़ा, लेकिन कितना डरा हुआ है वो भी दिख गया। अगर कोई पावर होता है ना, वो बॉडी बैग से नहीं डरता। आपके USS अब्राहम लिंकन गल्फ ऑफ ओमान के माउथ पे खड़े थे, मिसाइल रॉकेट अटैक आया, कोई कहता डैमेज हुआ, कोई कहता डैमेज नहीं हुआ, इसके ऑसेंट में कोई फोटो नहीं दिखा रहा, मगर कुछ तो हुआ है जो 800 मील पीछे भाग गया। अगर आप इतने ताकतवर हो, किस चीज से डर गए? शोले की डायलॉग याद रखना, जो डर गया समझो मर गया।
और अगर लड़ाई छेड़ी है तो लड़ाई तो ऐसा नहीं होता कि भाई फ्री में फ्री लंच है, दूसरा हम्म, साइड कुछ नहीं करेगा। एवरी कंट्री इज नॉट वेनेजुएला। हम्म, वेनेजुएला में तो बिक गए थे, उन्होंने तो अपने प्रेसिडेंट को बेच दिया, तो आप तो मुफ्त में जाके उठा के ले आए। करेक्ट। यहाँ कोई बिकाऊ नहीं है। पर सर ये कैसे पॉसिबल है कि ईरान में कोई बिकाऊ नहीं है? मतलब आई एम श्योर कि करप्ट लीडर्स तो यहाँ पे भी होंगे। जो इनके 31 मोज़ाइक में अभी इन्होंने डिवाइड किया है, तो यहाँ तो किसी को खरीदना और ज़्यादा इजी होना चाहिए था, बिकॉज डिवाइडेड फैक्शंस है, तो क्यों नहीं हो पा रहा? सिविलाइजेशनल पावर बिकते नहीं है। जब लड़ाई लड़ता है ना, अभी जैसे कारगिल की लड़ाई हुई, ऑपोजिशन ने, हमारे ऑपोजिशन ही जो हम कहते हैं बिकाऊ हुए, बिक गए, कुछ कहा नहीं। नहीं होता। हाँ, बीच में मैं थोड़ा रेड कर दूं या ऑप सिंदूर का कुछ कर दूं, ये कर दूं, वो नैरेटिव चलाने के लिए जो कर दें, लेकिन सिविलाइजेशनली आप देखोगे जब लड़ाई छिड़ता है ना, सब एकजुट हो जाते हैं, बिकॉज फिर उनको खतरा रहता है कि हमारी जिंदगी खतरे में। दैट इज ईरान एंड दैट इज द डीएनए ऑफ एशिया। दैट इज द डीएनए। छोटे मोटे देश के अंदर मैंने उसको खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो चलता रहेगा। बाहरी ताकत जब भी आएगा, मोर ऑफन देन नॉट वो जुड़ जाते हैं। नो, ईरान इज अ सिविलाइजेशनल पावर। उन्होंने देखा है क्या कि पहले मुसद्देक को हटाया। मुसद्देक को किस लिए हटाया? बिकॉज ही स्टार्टेड लीनिंग टुवर्ड सोवियत यूनियन। आपने हटाया, शाह को लाए, 21 साल बाद शाह ने दगा दे दिया आपको। उसको हटाना था तो आप आयतुल्ला खोमेनी को लेके आए। आयतुल्ला खोमेनी तो 24 घंटे के अंदर दगा दे दिया आपको। सफ़र कौन कर रहा था थ्रू आउट? द पीपल। शाह के सावाक से, इनके आईआरजीसी और बसीज से। तो क्या आम जनता को आपके ऊपर भरोसा होगा? पहले तो पूछने वाली बात यह है। अच्छा, दूसरा, अब आपको डर है कि अंदर से ही किसी को मैं निकाल के लेके आऊं तो वो मेरे साथ नहीं होगा। अब आप बाहर से फिर हर बार बात करते हो रेजा पहलवी की। रेजा पहलवी को कौन चाहता है ईरान में? कभी सोचा? कोई नहीं चाहता उसे तो। ऑब्वियसली वो तो भी भूले नहीं है सवाक का। यस, वो कहते हैं सवाक गंदा था और आईआरजीसी तो उससे भी गया बीता है। दोनों यूएसए के सर पे मटका फूटा है कि ये दोनों यूएसए की करतूत है। कि हमारा मुसद्देक रह जाता, मुसद्देक को रहने देते, क्या फर्क पड़ता? क्यों मारने की जरूरत थी उसको? नाउ दूसरा सोच मेरा है कि जब ये दिसंबर जनवरी में पूरा स्ट्राइक्स वगैरह हुआ था, लोग सड़क पे आए थे, दैट वाज द आइडियल टाइम। इफ अमेरिका के दिन में खोट नहीं था, आप अपने डेल्टा फोर्स, सील, रेंजर्स, मरीन एसएफ सारे सबको भेज देते अंदर, सीआईए के बंदे हथियार के समेत और एक्स्ट्रा हथियार के समेत बंदों के साथ होते, उनके मदद करते, कंधे से कंधे धरते, तो दे वुड हैव, यू वुड हैव गेन ट्रस्ट। करेक्ट। ये शायद थोड़ा लंबा चलता। आईआरजीसी बसीज की करतूत ज़्यादा होती जो आप दुनिया को दिखाते, उसके बाद जब ये लेके आते और फिर आप फायर करना शुरू करते तो लोग आपके साथ होते। आपकी बात मान के वो सड़क पे निकले, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में मारे गए, हजारों की तादाद में आईआरजीसी उनको ले गया है, वो गायब है। तब तो बोल दिया था अच्छा मैं नहीं कर रहा क्योंकि ईरान हैज एग्रीड नॉट टू एग्जीक्यूट। कौन सा रोका है? सबको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो वेयर इज द ट्रस्ट? अब आप कह रहे हो कि ओवरथ्रो कर, वो क्यों करेगा? नंबर 2, बल्क जो एंटी आईआरजीसी और एंटी अपने बसीज और हार्डलाइनर्स हैं, वो शहरों में रहते हैं। बॉम्ब अभी शहर को ही कर रहे हो। अब उल्टा क्या बोला है आपने कि आपके सारे पावर स्टेशंस को मैं उड़ा दूंगा। तंगी किसको आएगी?
आम जनता को, और आप कह रहे हो आम जनता को कि सड़क पे आके लड़ो। तो कहाँ से लड़ेंगे आप? ऊपर से क्यों बम बरसा रहे हो। लड़ेगा? या क्यों लड़ेगा? अब तो मोर एंड मोर पीपल, इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट दे आर विद द IRGC, दे वांट टू स्टैंड अप फॉर देयर कंट्री अगेंस्ट USA। ग्राउंड स्वेल तो उस तरफ जा रहा है। यस, कुटाई बहुत हो रही है ईरान की। क्या इजराइल का कोई कम कुटाई हुआ है? आपके बेसिस के कोई कम कुटाई हुए? आपकी हिम्मत देख लो, एक रॉकेट अटैक में तो आप भाग गए पीछे। दूसरे देशों को बोल रहे हो कावर्ड हैं कि आ नहीं रहे हो, आप क्या हो? करेक्ट। एंड देन यू एक्सपेक्ट मी एंड द पीपल ऑफ ईरान टू बिलीव who were against the IRGC कि मैं 1000 बूट्स भेजूंगा खड़ग आइलैंड या उस आइलैंड को पकड़ लूंगा। यार, शिप लाने की हिम्मत नहीं है, तुम कह रहे हो बंदों को उड़ा के लेके आओगे। चलो 2-4 प्लेन उड़ भी जाते हैं, आप लेके आ जाते हो, दाना पानी। प्लेन में जब आते हैं दे कम विद बेसिक मिनिमम रिसोर्सेस। फिर उसको जैसे हम पैराड्रॉप करते हैं, तो व्हाई डू यू वांट द लिंक अप विद द पैराड्रॉप टू टेक प्लेस फास्ट? ही कम्स विद मिनिमम रिसोर्सेस। तो दुश्मन जब आएगा यू विल गेट ओवरवेल्म्ड। आप क्या करोगे? ठीक है, दुश्मन नहीं आता है, वो आपकी शिप तो आप लेके नहीं जा रहे हो। एरियल लॉजिस्टिक सपोर्ट इज वेरी डेंजरस। वो तो छोड़ देगा, महीने 2 महीने में तो वैसे ही भूख से मर जाएगा वो। शायद तैर के कुवैत चला जाए, खड़ग आइलैंड से कुवैत पास से। सो इन्हें थोड़ा सोच समझ के बताना पड़ता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ। कभी बोलते हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन में मैं लड़ाई जीत रहा हूँ, फिर लोगों को बोल रहे हो मेरे को मदद करो, फिर अगले दिन कहते हो मेरे को मदद की ज़रूरत नहीं है, फिर बोलते हो कि नहीं तुम कॉवर्ड हो, तुम नहीं आ रहे हो, खुद 800 मील दूर बैठे हुए हो। आपके USS जेराल्ड फोर्ड का तो अब वापस चला गया है। एक USS ट्रिपली, आई बिलीव वन मोर छोटा कैरियर आप लेके आ रहे हो, मरीन से उसके ऊपर। हाँ, एक और लेके आ रहे हो। मगर मैं तो नहीं सोचता कि आप गल्फ पे लेके आओगे। ये जो USS ट्रिपोली आ रहा है, बिकॉज उसके ऊपर 2000 मरीन्स है, डू यू थिंक ये खड़ग आइलैंड जाएंगे? कैसे? ओके, इट हैज 1 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट, 2500। 4 स्ट्रक्चर इज जो है एक मरीन बटालियन के अराउंड होता है। एक मरीन बटालियन में फाइटिंग कंपनी 3 होते हैं। ओके। तो असल जो फाइट करने वाला है वो 3 कंपनी है और एक लाइट टैंक है स्क्वाड्रन, 14 टैंक, उनके 17 होते हैं, 17 टैंक, फुल स्टॉप। उसके बाद एयर डिफेंस होता है, अपना एक आर्टिलरी गन्स का बैटरी होता है, देन यू हैव अपना सिग्नल्स होता है, इंजीनियर्स होता है, देन एयर एफर्ट होता है, आपके 8 वॉरथॉग्स होते हैं, V2 ऑस्प्रे जो टिल्ट रोटर वाला वो होता है, और कुछ अटैक हेप्टर्स होते हैं। ये सब के फोर्स मिला के 2500 होता है। सारे लड़ाकू नहीं है, 300 300 बूट, अगर वो भी कंपनी फुल स्ट्रेंथ में, यूजुअली 80 होते हैं, 240 हैं, 240-250 बंदे हैं जो बूट्स ऑन ग्राउंड हैं। उसमें तो कुछ नहीं होगा। समझना चाहिए ना। 22 मरीन बटालियन है टोटल मरीन फोर्सेस 1,69,000 स्ट्रेंथ। आर्मी की स्ट्रेंथ 4,50,000। इक्वलेंट अमाउंट उसका वो है नेशनल गार्ड ना। नेशनल गार्ड आपने मोबिलाइज किया है। यूजुअली लैंड लॉजिस्टिक्स इज लुक्ड आफ्टर बाय द नेशनल गार्ड। अच्छा, आपको ये लॉन्च करने के लिए आपका बेस कहाँ है? 800 मील दूर। If you're replacing USS Abraham Lincoln, that was closer to the Diego Garcia Island, वो तो क्लियर हो गया, बिकॉज जो 2 मिसाइल फायर किए थे, एक तो वैसे ही गिर गया, दूसरे का इन्होंने ही क्लेम किया है कि उनके एजिस सिस्टम से उसको नॉकआउट किया। एजिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन शिप, and that would have been part of USS Abraham Lincoln. That means some ships of USS Abraham Lincoln were closer to Diego Garcia. 7 तो आपके शिप डिस्ट्रॉयर होते हैं।
तो ये तो नहीं है कि आपके 2-3 डिस्ट्रॉयर यहाँ है, बाकी ऊपर कहीं है 200 किलोमीटर दूर. दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ना. सो इट इज गेटिंग क्लियर दैट व्हाट वाज कमिंग आउट दैट दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स डिगो गार्शिया इज ट्रू. सो डज दैट ऑल्सो मीन कि यूके अब हेल्प कर रहा है अमेरिका की? क्या एक न्यूक्लियर सबमरीन दिया है? न्यूक्लियर सबमरीन से क्या लड़ाई लड़ लोगे? पर पहले जो यूके ने कहा था कि हम हमारे बेसिस नहीं यूज करने देंगे. एक दिया है ना, शुरू से एक दिया है. रामस्टन बेस इज देयर, बट कितना दूर है यार? आपको अगर खड़ग आइलैंड और ये सब क्लियर करना है या स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, यू हैव टू पुट बूट्स ऑन द नदर्न टिप ऑफ द पेनिनसुला. जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के साउथ में जो टिप है वहाँ डालना है, विच इज़ पार्ट ऑफ ओमान. आपको वहाँ डालना है. दूसरा, अगर खड़ग आइलैंड जाना है तो आपको कुवैत में बेस बनाना है. खड़ग आइलैंड को आप गल्फ ऑफ ओमान से नहीं ले सकते. फ्रॉम द माउथ ऑफ गल्फ ऑफ ओमान इट्स ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स. लड़ाई में कभी कुछ करते हो तो एक बेस बनाते हो जहां से लॉन्च करते हो, क्योंकि वो भेज दिया. जैसे मैंने कहा लॉजिस्टिक्स कहाँ, तो लॉजिस्टिक्स का हब कहाँ है? खड़ग आइलैंड जा रहे हो तो कुवैत होगा. आपको वहां बेस बनाना है जहां से आप भेजोगे, बिकॉज इट्स क्लोज. तो जल्दी जा सकता है. दे कैन रन द गॉन्टलेट ऑफ फायर एंड स्टिल रीच. आप तो उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, ना इसके बारे में सोच रहे हो. यू वांट कि जिसके शिप्स निकल रहे हैं वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को गार्ड करें. मैं क्यों करूं? मैं तो ईरान को बोल रहा हूं मेरी शिप्स आ रही हैं. उसी तरह से रशिया बात कर रहा है, उसी तरह से चाइना बात कर रहा है. उनकी शिप्स आ रही हैं. तो वंस आई हैव डन द डिस्कशन विद हिम, मेरी 22 बचे हुए जो 22 शिप हैं वो भी आ जाएंगी. तो फॉर मी द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज विल बी ओपन. उसके बाद मुझे चाहिए ही नहीं वहां से, क्योंकि रशिया और वेनेजुएला से उससे ज़्यादा तेल आ रहा है. और बाकी 6 देश हैं आपके, रशिया है, अल्जीरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, नॉर्वे है, कनाडा है, जिससे आ रहे हैं और आ जाएंगे. यूएस का शिप तो कल डॉक कर गया. यस, मैंगलोर में डॉक कर गया. तो उसके बाद जब मेरे को गैस सब आने लगे, मुझे कतर के गैस की क्या जरूरत? तो उसके बाद तो मुझे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज चाहिए ही नहीं. करेक्ट. आई विल हैव नो डिपेंडेंसी ऑन वेस्ट एशिया. देन नाउ वेस्ट एशिया विल हैव टू बेग कि कुछ हमसे ले लो. सो हमारे लिए तो फायदा हो गया इस Yes. वॉर का. बहुत बेनिफिट हो रहा है आपको इकोनॉमिकली. एलपीजी का आपने अपने रिफाइनर्स को बोल दिया आप इंक्रीज कर दो, तो शुरू हो जाएगा. इनफैक्ट यूएस का एलपीजी आया है. हाँ. तो आपको मिलने लगा ना. रशिया का भी आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का भी आएगा, अल्जीरिया का भी आएगा, नॉर्वे का भी आएगा, कनाडा का भी आएगा, सबके आएंगे. एंड आई थिंक वेनेजुएला से जो क्रूड आता है उसको रिफाइन करने के लिए भी एक ही रिफाइनरी जो जामनगर में है. एक ओएनजीसी भी है. ओएनजीसी भी है, राइट. यही 2 रिफाइनरी हैं इन द होल वर्ल्ड. तो दुनिया को तो हमारी जरूरत है अब सबसे ज्यादा. वो तो यूएस को जरूरत है ना. तो आप रिफाइन करके यूएस को बेचोगे. इवन बिफोर दैट वो हमें रशिया का क्रूड का रो रहा था. रशिया बिफोर ऑल दिस स्टार्टेड ऑल्सो, सैंक्शन के बावजूद रशिया वॉज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड टू इंडिया, मोर देन 1 बिलियन बैरल्स पर डे. यू आर द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ डीजल एंड एविएशन फ्यूल, खास करके एविएशन फ्यूल. यू आर द मेन सप्लायर टू यूएस, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द मेन सप्लायर टू यूरोप. बाद में सब चैंट बंद क्यों हो जाता है यूरोप से? आपने बोल दिया होगा कि ठीक है मैं एविएशन फ्यूल बंद कर दूंगा. अपनी एविएशन इंडस्ट्री चला के दिखा दे. रशिया, इसका भी यूएस का भी यही है ना. आप बंद कर दो, एविएशन इंडस्ट्री चला के दिखा दे, एविएशन इंडस्ट्री ठप हो जाएगी उसकी. तो ये जो यूएस हमें इतनी दबाने की कोशिश कर रहा था, हैंड ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा था, खुद ने ईरान के साथ वॉर शुरू किया. अब उसके हम ऊपर, मतलब हम हावी हो गए उसके ऊपर, क्योंकि अब उसे आप हमारी तो जरूरत पहले है. से हावी थे. देखो, कोई आपको छेड़ता है, उसने मन लगा लिया है कि आपको छेड़ना है. आप छिड़ते नहीं हो. गुस्सा होता है कि नहीं वो, कि आप पे असर नहीं हुआ, और चिल्लाएगा और करेगा कि कुछ तो रिएक्शन आए. दैट वाज द बैकग्राउंड ना. उसने बोला 25%, कोई फर्क नहीं पड़ा आपके. उसने बोला 50%, आपके बाल में तो जूं तक नहीं रहेंगी. तो उसी को वही तड़पने यार कि मैं तो प्लान बना के सोचा था कि मैंने जैसी टैरिफ लगाऊंगा सारी दुनिया घुटने टेक के आएगी, लेकिन वो उल्टा हो गया. सारी दुनिया आपके पास आ गई.
तो इसीलिए आपको दबाने लग की कोशिश कर रहा है चीखते हुए कि भाई मैं इसको तोड़ दूं तो बाकी दुनिया मेरे पास आ जाएगी। अभी बाकी दुनिया इसके पास गई है, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। राइट। अब वो डींगे मार के कहता अच्छा मैंने परमिट कर दिया। हेलो, स्मेल द कॉफी, कौन सा परमिट? तेरे परमिट के बिना ही हम गाड़ी चला रहे थे। भाई लोगों को पता होना चाहिए रशिया 1.02 की 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे आपको दे रहा था। अब तो और बढ़ गया। बस ये मुझे एक्सप्लेन करना प्लीज, क्योंकि देयर वाज अ टाइम ना जब हिलरी क्लिंटन ने शायद हमें कहा था कि हम ऑयल नहीं ले सकते रशिया से, और हमने बंद कर दिया था उस वक्त। नहीं, और रशिया अब से तब उस वक्त लड़ाई नहीं हुई थी। दैट वाज ईरान। ओके। ईरान के ऊपर जब सैंक्शन हुआ था तो हमको कहा गया था आप ईरान से नहीं लेंगे। हाँ। दैट टाइम ईरान वाज आवर बिगेस्ट सप्लायर। ईरान क्रूड इज द स्वीटेस्ट क्रूड। राइट। रिफाइनिंग उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, बहुत मिनिमम उसमें इम्प्योरिटीज होते हैं एंड इट इज द स्वीटेस्ट क्रूड। हमारी ताकत उतनी नहीं थी। 2018 में यू ब्रॉट इट टू 0। 4 साल के अंदर आपने अपनी ताकत इतनी बढ़ा दी बाय डाइवर्सिफाइंग एवरीथिंग। जब यूएस ने कहा कि अब आप रशिया से नहीं ले सकते, आपने ठेंगा दिखा दिया। ईयू ने बोला नहीं लेना, ठेंगा दिखा दिया। एंड रशिया बिकेम योर बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल। क्रूड मैक्सिमम रशिया से आता था। अब भी ही इज गोइंग टू मेक अप डबल देन व्हाट कम्स फ्रॉम द गल्फ। राइट। गल्फ से 2.7 मिलियन बैरल्स आता है, अभी उसके ओवर एंड अबाव आपको देगा वो 4 to 5 मिलियन बैरल्स पर डे और एक्स्ट्रा देगा आपको 1 मिलियन बैरल पर डे। छींक मार के वेनेजुएला ने और कोई जगह अवेलेबल नहीं है यूएस को भी हमारे पास ही भेजना है। तो जो 2.7 मिलियन बैरल्स बंद हुए थे उसका डबल हमारे पास आने वाला है। जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो हैं, उसके एवज में आपके पास डबल आने वाला है। दैट इज वाई द पीएम हैज टोल्ड ऑल द रिफाइनर्स अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी डबल करिए, जल्दी से डबल करिए। वो कैपेसिटीज हैं वो कर लेंगे। टुडे जामनगर रिफाइनरी इज द बिगेस्ट रिफाइनरी इन द होल वर्ल्ड, not because of Gulf War. It is the biggest refiner in the whole world, and it can take in 216 plus different types of crude. उसमें technology है, most advanced refinery in the world. Dirty crude वगैरह करने के लिए आपको normally 15 and above होना चाहिए. It is at NCI level बोलते हैं उसको. It is 21.1. That is why I'm saying कि Venezuelan crude, which is the dirtiest crude, only they can do it. पहले गल्फ कोस्ट यूएस के करते थे। 2007-8 में जब ये सैंक्शंस वगैरह लगने लगे उन्होंने बंद कर दिया। Only 2 refineries were doing it, ONGC and India. ONGC stopped in 2020 when पूरा सैंक्शंस उन पे लग गया था। बट जामनगर रिफाइनरी every year used to be given a waiver of sanction because the Americans needed that crude, जिसको रिफाइन करके आप यूएस बेचते थे। अप्रैल 2025 में ही बंद हुआ था जब ट्रंप ने वहां पे ब्लॉकेड किया। कोस्ट वालों ने तब तक तो टेक्नोलॉजी खत्म करके दे मॉडिफाइड दे रिफाइनरी टू टेक इन डिफरेंट अदर रिफाइनरीज। करेक्ट। अब कहाँ से लेके आएंगे? अब जब बुलाया उसको उनके एनर्जी सेक्रेटरी ने तो उन्होंने मना कर दिया। दे सेड वी नीड $80 billion जस्ट टू स्टार्ट। बट रिलायंस वाज गोइंग टू स्टार्ट अमेरिका में, तो ये करने वाले थे वो ना? तो यूएस की इच्छा है कि न्यू मैक्सिको में खोल दे। मैं बोलता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, आई एम द ओनली वन, मैं क्यों खोलूँ वहाँ पे इतना बड़ा रिफाइनरी की वो वेनेजुएला से वहीं लेगा और मैं तो पहली बात अगर मैं खोलूँ तो आई हैव टू शेयर द प्रॉफिट विद यूएस। और अंबानी अडानी have always said that they will work for the betterment of India. Now when he is here, he is sharing profits with whom? India. When he refines there, and now if India buys it, पैसा किसको जाता है? अमेरिका। अमेरिका को। Now he refines it here, sharing profit with India.
व्हेन ही सेल्स इट टू अमेरिका, प्रॉफिट इसको आता है प्लस टैक्स किसको मिलता है? इंडिया। तो वहां क्यों खोलेगा वो? हम्म। इसलिए उसी ने बोला है, ना हमने बोला है ना अंबानी ने बोला है, वो एक ही बार बोला है, उसके बाद सन्नाटा। उसमें भी लेकिन उसने एक वो लाइन जो बोली थी, वाज़न्ट दैट प्रॉब्लमैटिक, जो उसने कहा कि आर फ्रेंड्स इन इंडिया। बोलने दो यार, अब तो खोजने की कोशिश कर रहा है, हम्म। सबको तो गाली दे दी, हमें तो डेड इकोनॉमी, ये इकोनॉमी, वो उसको मैं लुल्ली बेगम बोलता है, लुटनिक। उसने क्या बोला था, 3 महीने के अंदर घुटना टेक के माफी मांगने आएगा। घुटना टेक के माफी मांगने कौन आया अभी? खुद आ रहे। अब कौन गिड़ आ रहा है कि मेरे यहाँ खोल दो? तुम बोल रहे हो, मैंने थोड़ी बोला, करेक्ट। तुम ही बोल रहे हो। तो इन वही कहते हैं ना, जो हमारे जयशंकर जी ने भी कहा है कि भाई डिप्लोमेसी जो है ना, सोशल मीडिया से नहीं चलता है। अभी लोग खोल के देखते हैं ट्रूथ सोशल में क्या बोल दिया। जियोपॉलिटिक्स इज नॉट रन दैट वे। करेक्ट। एंड इन जियोपॉलिटिक्स योर लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन डिप्लोमेसी everyone knows that if a person says yes, it is maybe, बिकॉज डील साइन नहीं हुआ है, आपने बोला हाँ अच्छा अच्छा डैम गुड आइडिया, मतलब इट इज मे बी, शायद मैं देखूंगा। आपने कुछ दिया, मैंने कहा हाँ यार चलो देखते हैं, विच इज अ मे बी मतलब नहीं। और अगर मैंने नो बोल दिया, आई एम नॉट अ डिप्लोमेट। डिप्लोमेट नेवर सेज नो। या। क्योंकि आप डिप्लोमेसी में कभी किसी देश के लिए दरवाजा बंद नहीं करते। आज इसको खामियाना भुगतना पड़ रहा है विद नेटो एंड यूरोप, क्योंकि इसने डिप्लोमेसी से दरवाजा बंद कर दिया था। गालियां बक दी, लैंग्वेज विच यू यूज, क्या क्या यूज किया, आपने दरवाजा बंद कर दिया। नाउ यू एक्सपेक्ट कि जिसको गाली दी थी वो मदद करने आएगा। देख, साउथ कोरिया का ले लो, दे वर द फर्स्ट टू साइन 100 billion, 500 billion something was the investment. Initial 100 billion, they were planning to expand their Hyundai plant. Skilled workers, बिल्डिंग के लिए वर्कर्स नहीं मिले, ठीक है ना, तो दे हैड टू टेक पीपल एंड द ट्रेन्ड पीपल फ्रॉम साउथ कोरिया। तो 415 थे, जिसमें से 300 कोरियंस थे हु वर गोइंग टू, skilled workers who were going to train the local people. 100 more were the artisans and others for construction. सारा स्टेट डिपार्टमेंट से सब कुछ वीजा लेके, सैंक्शन लेके, परमिट लेके आप पहुंचे। आइस ने सबको अरेस्ट कर लिया कि यू आर इलीगल। एंड रिजल्ट क्या हुआ? साउथ कोरिया सेड थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, एक चिल्लर तेरे देश में मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आज तक ट्रंप ने माफी मांगी है साउथ कोरियन पीपल से हमारे लोगों से गलती हुई? नहीं मांगी। ही ओनली सेड दैट नो नो नो, दिस इज नॉट करेक्ट, वी मस्ट नॉट गेट आफ्टर पीपल हु हैव कम टू ट्रेन आवर पीपल। दैट्स ओके, अपोलोजाइज। नो, आपने नहीं किया। तो एनीवन हु हैज एनी सेल्फ रेस्पेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, anyone who has some degree of self respect, वो तो जाएगा नहीं। डिटो विद यूरोप। गाली वाली बक के अब बोलते हो आओ, नहीं आएगा। अब बोलते हो तुम कॉवर्ड हो, तो डबल ही नहीं आएगा। क्योंकि उनको पता है कि इट इज समथिंग विच ही हैज स्टार्टेड इज अनविनेबल, क्योंकि बूट्स लगाने में ये डर रहा है। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन कि एलाइज और जो जिनके डिपेंडेंसी है इन द गल्फ, वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खोले। मतलब ही इज आस्किंग अदर्स टू पुट बूट्स ऑन ग्राउंड। लड़ाई किसने छेड़ी? खुद ने। तुमने। हमसे पूछा नहीं, मैं क्यों खोलूं? मैं तो जिस देश से तेल आ रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, उससे बात कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ आ रहा है। चाहे कतर का गैस हो, चाहे इराक या यूएई या सऊदी अरेबिया से तेल हो, वो आ रहा है। सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बना रखा है। अभी चलो 30 मिलियन ही जाता है, 50 मिलियन बैरल्स पर डे है। वो जब हो जाएगा, वो तो कह रहा है मेरे को वहां से ले लो। आई एम श्योर सम कंट्रीज मस्ट बी बाइंग इट फ्रॉम देयर, पिकिंग इट अप फ्रॉम देयर। वो क्यों, जो वो वहां से ला रहे हैं, वो क्यों जाएगा? आपकी फर्टिलाइजर दुकुम से आ जाती है, जो यूएई से ले रहे हो। तो इन्हें
इट बिकम्स इररेलेवेंट. पर फिर इसमें तो सर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा यूरोप का होगा. चाइना. चाइना का तो होगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि पर चाइना भी तो ईरान से बात करके अपने टैंकर्स निकाल सकता है ना. या बट बाकी देश निकाल के दे नहीं रहे ना. ईरान का ही तेल है ना वो तो उस पे तो कोई इंश्योरेंस नहीं है. एंड रशिया से नहीं ले सकता ये. रशिया का पाइपलाइन की कैपेसिटी उतनी है. उसने बोला जितनी कैपेसिटी उतनी ले ले, उससे ज़्यादा तो मैं देता नहीं. सेम डिटो विद चाइना ना. इफ़ यू बिहेव डिप्लोमेटिकली एज रशिया इज योर जूनियर पार्टनर, तो वो क्यों देगा. वो क्यों देगा आपको? वो तो आपसे बात करके दे रहा है. आपसे बात करके दे रहा है. आपकी रिलेशन सबसे अच्छी है, सब दे रहे हैं आपको. वही तड़प है. अब ही थॉट कि मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ, मैं ये करूँ वो करूँ कुछ कर लूँ. ही इज ओनली गोइंग टू हेसन द डिक्लाइन. जैसे टोटल मनी that he'd have earned from his oil and gas is about $10 billion. Expenditure $210 billion, including the weapons and equipment that have been lost in Iran, in Persian Gulf. इसके 12 रीपर्स गिर चुके हैं, 3 F-15 गिर चुका है, एक F-35 डाउन है, एक KC-135 डाउन है, 5 और एक 6 के. एक जो डाउन हुआ था उससे एक रिफ्यूलर डैमेज हुआ था, 5 रिफ्यूलर ऑन ग्राउंड डैमेज हुए हैं, एक वेरी लॉन्ग रेंज रडार डिस्ट्रॉय हुआ है अल उदैद बेस में, 4 और आपके एयर डिफेंस रडार्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं. वो सारा इकट्ठा करके आपके $210 बिलियन ऑलरेडी डाउन द ड्रेन. इतना ज्यादा लॉस हुआ है. एंड वी हैव नॉट काउंटेड द कॉस्ट ऑफ द मिसाइल्स एंड ऑल दैट ही हैज फायर्ड व्हिच इज फिनिश्ड. वो काउंट नहीं किया अभी. You have asked for 200 billion more right from your government. चलो मैं बोलता हूँ दे देता है 410. Your earning is around, let us say at the end of the war, जब भी खत्म होता है या आप वॉकआउट करते हो, 60 billion 70 billion is what people are saying. नेट तो लॉस ही हुआ ना. वो भी कम नहीं, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ. So this is also part of a cycle of nations decline. तो ही rises up, becomes strong. When he becomes strong तो दादागिरी करता है. दादागिरी में अपने पैसे चलाता है, अपना सिक्का चलाता है. फिर देखता है कुछ देश हैं वो दबे नहीं है तो फैलने लगता है, अपने बेसिस बनाना शुरू करता है, खर्चा करना शुरू होता है. खर्चा जितने पैसे थे उससे ज़्यादा होता है. That was crossed in 1971 when Nixon broke the link between the dollar and the gold. अदरवाइज बचपन में हमारा भी लिंक होता था. हम देखते थे कि जो 5 रुपए का नोट होता था, 1 रुपए का, 10 रुपए का, अभी तो केवल आप देखते हो रिजर्व बैंक गवर्नर का सिग्नेचर है. व्हाट वाज दैट सिग्नेचर की क्या जरूरत है? उसमें एक स्टेटमेंट होता था. सी पेपर करेंसी इज एन IOU ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स नॉट अ करेंसी. उसमें लिखा होता था आई promise to pay the bearer of this bond an equivalent amount in gold, signed by the Reserve Bank governor. Who holds your gold? Reserve Bank. That was the meaning of the signature. जो लिखा है कि अगर 5 रुपए हैं कि उस वक्त के 5 रुपए के वैल्यू का गोल्ड में आपको दूंगा. मतलब आप रिजर्व बैंक में ये पैसा दो, बोलो मुझे मेरा गोल्ड दो, तो ही इज ड्यूटी बाउंड टू गिव यू दैट गोल्ड. वो लिंक तोड़ दिया. पर वो क्यों तोड़ा गया था लिंक? बिकॉज एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया. ओके. एंड यू डिडंट हैव इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड अवेलेबल. सो यू ब्रोक दैट एंड यू स्टार्टेड प्रिंटिंग मोर मनी. तो इसको नेक्स्ट साइकिल में होता है जब आप एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हो, डिबेसमेंट ऑफ योर currency. That's what has happened. $100 what you could buy, let us say in 1980, you can't buy it today. अपना ही देख लो ना. I still remember बचपन में जब स्पोर्ट्स डे वगैरह होता था तो लंच वंच ले जा सकते नहीं थे, डब्बा वगैरह कहाँ रखो, यू गोइंग फॉर स्पोर्ट्स. 5 रुपए का नोट मिलता था. एंड ऑफ द डे 1 रुपये 70 पैसे माँ को वापस देते.
खाना पीना खा लिया, जो करना था, स्नैक्स खाया, सब कुछ किया, जो हुड़दंप करना था पूरा दिन कर दिया। शाम को 1 रुपये 70 पैसे माँ को वापस देते थे। दैट वॉज द वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़। 73 I remember we drove, my uncle was a doctor in the Air Force. भोपाल से we drove to all the way to हैदराबाद। हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में मेडक में वो ट्रेनिंग एकेडमी एस्टेब्लिश हुआ था। ही वॉज द हेड ऑफ देयर मेडिकल देयर। गेस द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, 43 पैसे। 43 पैसे। ओके, और फिर धीरे धीरे बढ़ा। बाई 76 व्हेन वी हैड टू गो आउट इट बिकेम 1 रुपी 73 पैसे, और फिर बढ़ता चला गया। ओके, now he has done debasement. Now, as long as the gold was, that money was there and it was the fiat currency, क्योंकि gold based नहीं है तो it is called fiat currency. Fiat currency मतलब ट्रस्ट पे चलता है। तो I can outsource my debt to any country. मैं बॉन्ड बेचता हूँ, बॉन्ड आप लेते हो तो मुझसे you give me dollars. तो अगर मेरे पास लाइक आज की तारीख में ही हैज अबाउट 40 ट्रिलियन डॉलर्स का डेफिसिट, तो ही कुड हैव सोल्ड बॉन्ड्स टू मल्टीपल कंट्रीज एंड टेकन द 43 ट्रिलियन डॉलर्स, तो बैलेंस हो गया। दैट इज हाउ ही वाज लिविंग टिल 26 February 2022. That is the landmark date when it all broke, when the trust was broken, when Biden froze the dollar accounts of Russia and took them away from SWIFT. That is when the scare came in the world. उसी के बाद से तो कंट्रीज ने बेचना शुरू किया ना। Everybody started selling the treasury bonds in lieu of gold. जब गोल्ड अवेलेबल हुआ IMF से या बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बासल से, you have dumped and you bought that gold. बिकॉज अब डर ये लग गया कि यार कल को कोई आ गया, उसको मैं पसंद नहीं, मेरे साथ होगा। स्विफ्ट से निकला है। दैट इज हाउ आपका डिजिटल इंटरफेस फैलने लगा है। यूपीआई का जो डिजिटल इंटरफेस है, BIS ने एक बनाया है प्रोजेक्ट नेक्सस, विच इज फॉर डिजिटल इंटरफेस। वो सब कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ, बिकॉज BIS गिव्स यू द डेली करेंसी रेट। इट्स अ प्राइवेट बैंक, बट most of the reserve banks and central banks of the world, last I knew about 70 plus countries are part of it. China is also part of it, but it doesn't accept the exchange rate. That is why yuan का internationalization नहीं होगा। Right. छोटे countries जो दब जाते हैं वो yuan ले लेंगे, बाकी कोई नहीं लेता yuan. I had been to China. Last minute I was warned also कि भी currency change कर लेना, but डिले हो गया था। जब तक एयरपोर्ट में आके फ्लाइट पकड़ना था, आई कुडंट डू दैट, टाइम नहीं था। आई हैड 100 yuan. स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया। आई हैड टू गो टू अ प्राइवेट मनी चेंजर। उसने रेट निकाला फ्रॉम पीपल्स बैंक ऑफ चाइना एंड देन ही गेव मी द मनी एंड आई सेड ट्रांसफर इट टू माय अकाउंट। No banks in the world accepts yuan for exchange because it doesn't accept the exchange rate set by BIS. Rest of the world goes by BIS. हर दिन वो सेट करता है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत अपने सेंट्रल बैंक से या रिजर्व बैंक से कुछ खरीद के या कुछ पैसे डाल के आप रेट को एडजस्ट कर सकते हो, जो BIS एडजस्ट करता है, बट द रेट इज सेट बाय BIS। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने अकाउंट्स फ्रीज करने लगे, नो फेथ इज गॉन। द रिजल्ट इज नोबडी इज बाइंग द US ट्रेजरी बॉन्ड्स। एवरी थर्सडे द फेडरल बैंक इशूज ट्रेजरी बॉन्ड्स, long term. So this time the rates at which they were giving, firstly no country has bought it. Constitutionally and as per federal bank rules, there are 4 more banks like Bank of America, ऐसे 4 बैंक हैं who are obliged to buy that. Of late, since November last year, they have refused to buy long term. They're buying it for 45 and 180 days.
मतलब 45 दिन के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ उनको पैसे देने हैं. दिस ईयर he needs about between 9 to 12 trillion dollars for the long term bonds held with various countries that are maturing. Of late, people have refused to take the dollar. They are asking for equivalent gold from Fort Knox. Germany has demanded 100 tons, I think 1,000 tons of gold is in Fort Knox of this. They have demanded it back. You have brought back most of your gold from outside. The gold that is left is with BIS and Bank of England. US के पास एक गोल्ड नहीं छोड़ा है आप. करेक्ट. That is indicative of a sinking. तो सर ये जो हम मतलब आज तक हमने जितने एम्पायर्स देखे हैं, इनका डाउनफॉल तो तभी शुरू होता है जब इनकी जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस और जो इनका एक फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो मैच नहीं करता. Correct. It is when the financial system breaks down, then there is a lot of internal dissonance. Like जो कहते हैं जैसे रोमन एम्पायर कि वो जर्मन्स वैंडल्स उन्होंने आके हराया. नहीं, आपका इतना कुंडा हो गया था कि आप अपने सोल्जर्स को पैसे नहीं दे पाए थे. They were not ready to fight, so they surrendered, and that's how Rome fell. सो डू यू थिंक कि अमेरिका के लिए भी जो पेट्रो डॉलर स्टेट इन्होंने एक अपना क्रिएट कर रखा था उसका भी एंड है ये, क्योंकि वो तो ब्रिक्स हो भी अभी चुका. दूसरा ढूंढ रहे हैं तरीके. एंड तो हो चुका. The petrodollar deal was signed on 24th June, I think, या 6 June 1974. तो वो तो OPEC has refused to renew it. So there is no petrodollar deal left as of June 2024. ट्रंप के सर पे मत फोड़ो, ये बाइडेन ने किया है. ट्रंप भुगत रहा है. इट इज समथिंग लाइक जो यूपीए गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म ऑयल बॉन्ड्स लिए थे विच दिस गवर्नमेंट हैड टू पे बैक. ये दिस इज वर्स देन दैट. देयर इज नो इनकम, आउटफ्लो इज सो मच. अभी इस लड़ाई का भरपाई कौन भरेगा? करेक्ट. हाँ. अच्छा, एक और फैलेसी है कि मैं इलीगल वर्कर्स को निकाल दूंगा. ही कॉल्स देम इलीगल एलियंस. तो यूएस को जॉब मिल जाए, आर्मी को जॉब मिल जाएगा. bulk of the work that they are doing is complementary to the white man's job, and it is a job which a white man doesn't want to do. तो कहाँ से करेंगे? टेक फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में आपको वेटर्स वगैरह हैं, चलो वाइट मैन आ जाता है, मैनेजर है, पीछे सब्जी लाना है, काटना है, धोना है, काटना है, टॉयलेट्स को साफ करना है. दीज आर बल्क आर इलीगल. आपने उसको हटा दिया, काम कौन करेगा? हाँ. सब्जी नहीं कटेगी तो रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? करेक्ट. वाइट मैन करता नहीं है. आपकी तो दुकान बंद हो जाएगी. दुकान बंद होगी तो जो वाइट मैन के पास जॉब था वो भी चली जाएगी. नहीं, ये सोच क्लैरिटी के साथ किया नहीं है. यू जस्ट मूव्ड विद पैशन. और जो मागा वाले थे वो खड़े हुए थे. अभी तो मागा वाले रोने लगे हैं. वो खुद रो रहे हैं ट्रंप के विरुद्ध कि पैसे बढ़ रहे हैं. यार 40 to 60 cents depending on where you are, the cost of gasoline has increased. It's not cheap. Correct. No, $1 अगर आप तकरीबन 100 का है तो 40 तो 40 रुपए के करीब हो गया. तो मतलब 20 या 30 रुपए तक कॉस्ट बढ़ाया है. हम तो 2 रुपए में रो देते. करेक्ट. वो तो 20 रुपए, 30 रुपए. So it impacts. अभी तक, before this war had started, the middle income group had to cater for $2,500 per month extra. अब आप बता दो इस लड़ाई के बाद. आप सोच रहे थे कि तेल से मैं बना दूंगा, तेल से तो नहीं बन पाया. करेक्ट. आप सोच रहे थे मैं ईरान को तोड़ दूंगा, टूटा नहीं. क्यों? क्योंकि आपने झूठ बोल के 2 दफा कुर्दों से लड़ लिया था, कुर्दों को लड़वा लिया था इन इराक एंड सीरिया. कुर्दिस्तान बना नहीं. अब तीसरे में जाने को बोला तो वो कहते कुर्दिस्तान बनाओ पहले, फिर हम लड़ेंगे. वो क्यों आप पे भरोसा करें? हाँ, तो आप वो नहीं करने को तैयार. बीएलए वाले बेचारे स्ट्रेंथ में इतने कम हैं, वो सिस्तान बलूचिस्तान में जाके क्या लड़ेंगे? वो तो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं. ऊपर से सिस्तान बलूचिस्तान में आपने इतनी बॉम्बिंग कर दी कि जो
ईरानी बलूच हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम तो यूएस के विरुद्ध लड़ेंगे। वो अब तो तोड़ के उनके वीडियोस आ रहे हैं कि हम वो खुद या बोल रहे हैं हम आईआरजीसी के साथ लड़ेंगे अब। लड़ेंगे, वो तो अपने देश के साथ लड़ेंगे क्योंकि वो भी भुगत रहे हैं, डिस्ट्रक्शन वहां भी हो रहा है, खुंदक उनको भी है, तो आप तोड़ के दिखा दो। तोड़ने का एक तरीका होता है, जिस तरह से यूएस ने इराक को तोड़ा था, सीरिया को तोड़ा है, लिबिया को तोड़ा है, पाकिस्तान को तोड़ रहा है, समझो ना पहले। पर सर ये अगर इराक को तोड़ सकते हैं, सीरिया को तोड़ सकते हैं, लिबिया को तोड़ सकते हैं, पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं, तो ये ईरान को क्यों नहीं तोड़ पा रहा है अमेरिका? जल्दबाजी में नहीं होता कि मैं मेरे 4 साल में ये करके जाऊंगा। इराक में कब घुसे थे? 2003। निकले कब? 2013। 10 साल लगे थे, और बूट्स थे ग्राउंड पे, भुगते थे, कैजुअलिटीज थी, कुर्दों के साथ लड़े थे, सबके साथ लड़के फिर छोड़ के गए थे आपकी ये ऑटोनोमस रीजन। आप सोच रहे हो कि एरियल बॉम्बिंग में मैं तोड़ दूंगा? वो तो 100 साल बगैर की बूट्स हिस्ट्री में कभी लगाए, नहीं हुआ है। बगैर बूट्स लगाए 50,000 लेके आए थे, वो भी चले गए। अब तो आपके 2,500 और 5,000 लोग ही बचे हैं। किसके लड़वाओगे? कि मैं नहीं लड़ूंगा, दूसरे लड़ेंगे, थिंकिंग कि वो जो यूक्रेन का मॉडल को फिट कर दूंगा। वन साइज डजंट फिट ऑल। हर एक जगह के रीजन के जो डायनेमिक्स होते हैं बहुत अलग होते हैं। यूक्रेन में हो गया, यूक्रेन में वो पागल था और वहाँ पे तो मर्सनरीज लड़ रहे हैं, वो लड़वा रहे हो आप। रशिया का भी मर्सनरीज लड़ रहा है, आप बोल रहे हो कि वो रशिया इतना बड़ा फौज है, नहीं कर रहा। कौन सी फौज लड़ रही है? वहाँ भी मर्सनरीज लड़ रहे हैं। आपके नॉर्थ कोरिया से 20-30 हज़ार लोग गए हुए हैं वहाँ पे जो लड़ रहे हैं। इस तरह से सब तरफ से गए हैं। उसके तो वागनर को वापस ले आया, वो भी बंदे अब लड़ रहे हैं, मर्सनरीज लड़ रहे हैं। रशियन फौज थोड़ी लड़ रही है। करेक्ट, हाँ। आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट्स वाई इज एक्सेप्टेंस लेवल इज एन ऑल टाइम हाई। यूक्रेन में क्या बचा? यूक्रेन तो तहस नहस हो गया, नथिंग लेफ्ट। अब वही आप, हैज रशिया बीन एबल टू विद दिस मॉडल, आपको ये देखना था, हैज रशिया बीन एबल टू ओवरथ्रो ज़ेलेंस्की? नहीं, नो। अब आप सोच रहे हो बगैर मर्सिनरीज, केवल एयर वॉर के, मैं ईरान में रेजिम चेंज कर दूं? रशिया इतना कुछ करके यूक्रेन का रेजिम चेंज नहीं कर पाया, आप कैसे सोच रहे हो जाएगा? पर सर एक जो वेस्ट एशिया में वो कहावत है ना कि यू हैव द वॉच वी हैव टाइम, तो ईरान के लिए तो वही हो रहा है कि ईरान के पास तो टाइम ही टाइम है। टाइम ही टाइम है। ट्रंप के पास टाइम नहीं है। ट्रंप हैज टाइम ओनली टिल बिगिनिंग नवंबर। इनफैक्ट आई वुड से जब प्राइमरी शुरू हो जाता है उसका तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब भी वो डेस्परेशन लेवल इज हाई ना, नहीं खोलोगे मैं ये तोड़ दूंगा, मैं वो, तो अब तो तोड़ने पे तिला हुआ है। पर सर ये जो डेस्परेशन लेवल है, क्योंकि अब उसके पास टाइम नहीं है, ये डेस्परेशन लेवल बढ़ते ही जा रहा है और हर दिन के साथ बढ़ता जाएगा। इसीलिए पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपसे पूछा था, अभी भी मैं पूछूंगा, न्यूक्लियर बॉम्ब के यहाँ पे चांसेस कितने बढ़ जाते हैं उसके लिए? डेस्परेशन में भी नहीं होगा वो? नहीं, बट ये होगा कि his desperation level is not just with Iran. He wants to destroy the economy before November of West Asia. So as I see it, I think he wants that आप मेरे पावर सिस्टम्स को तोड़ोगे तो पानी नहीं दे पाएगा, तो मैं आपके डिसैलिनाइजेशन प्लांट तोड़ दूंगा। डिसैलिनाइजेशन प्लांट टूट गया तो आप अपने बेस में पानी कैसे पिलाओगे लोगों को? वेस्ट एशिया अपने आप को पानी कैसे पिलाएगा? पर ये तो कैटास्ट्रोफिक होगा फिर। ऑफ कोर्स भाई, हम सब बोल रहे हैं चाइना के इकोनॉमी, इसका इकोनॉमी। हैज एनीवन थॉट ऑफ वेस्ट एशियाज इकोनॉमी? वहाँ से केवल यही नहीं जाता था, फर्टिलाइजर्स जाते थे, देन आपके टेक्सटाइल्स के लिए नाफ्ता, प्लास्टिक्स, जो पेट्रोकेमिकल्स, वो सारा जाता था। आपके जो चिप्स बनते हैं उसको कूल करने के लिए हीलियम गैस जाता था यहाँ से, वो सब बंद हो गया ना। करेक्ट। और जो वो इंपोर्ट करते थे वहाँ पे, और जो खाना, पूरा खाना 80% ऑफ द फूड इज इम्पोर्टेड। अब कितना फूड परमिट कर रहा है, नहीं कर रहा है, शिपिंग इज वेरी मिनिमल। तो वेस्ट एशिया तो इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हो जाएगा कुछ दिन और चलाइए। ये तो मैंने पहले भी बताया था मैंने, 2018 में जब इनका कॉन्फ्रेंस में अटेंड करता था इन यूरोप, तब बोला था इनको कि भाई आप जो कर रहे हो अभी, मेरे को दिख रहा है कि आगे चल के आपका एक सुन्नी क्रेसेंट सपोर्टेड बाय इजराइल
एंड अ शिया क्रेसेंट ऑन नॉर्थ, और ये डिवाइड बहुत डीप रहेगा। ये हो रहा है डिवाइड डीप। अमेरिका नहीं कर पाएगा तो वो तो इजराइल को लेके आएगा और आप आओगे, आप उनको वेपन्स वगैरह दोगे। दे हैव टू लर्न टू फाइट। लास्ट अरब्स फॉट अंडर अ ब्रिटिशर, अदरवाइज उनके ट्राइबल फाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लॉरेंस ऑफ अरेबिया Yes. पड़े हो गए अगेंस्ट द ऑटोमन्स पीरियड। उसके बाद कोशिश की थी इजराइल के साथ, पिट पुट आ गए 48 एंड 67। 73 तो इजिप्ट था और सीरिया था। इजिप्ट सीरिया द अरब्स डोंट कंसिडर देम एज अरब्स। हालांकि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक तो नासर ने बनाया था, वाज एन इजिप्शियन। ओनली दोज कंट्रीज विच आर देयर इन द अरेबियन पेनिनसुला दे कंसिडर देम। तो अब वो इजराइल और भारत की तरफ आएंगे यार कि भाई यही कुछ कर सकते हैं। यूएई आपके साथ डिफेंस डील करके गया, इसके बाद तो सारे आएंगे कतार में आपके पास। एंड दे विल बी बेगिंग यू बिकॉज यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देयर ऑयल। बाय द एंड ऑफ दिस वॉर यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देयर ऑयल और गैस। करेक्ट। हाँ, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप थोड़ा फूक फूक के कदम रखते थे उनके साथ कि यार हमको तेल चाहिए, ये चाहिए, ले लेते। अभी द ओनली इशू यू विल हैव इज दोज 8 to 9 crore योर वर्कर्स डायस्पोरा हु इज देयर। क्योंकि वो वापस इनकी आएंगे तो इकोनॉमी problem है। चरमरा गई तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो इंडिया आएंगे फिर वापस। दैट इज अनदर इशू नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। अभी तो है, एज द इकोनॉमी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग वेयर विल दे गो? हाँ, क्योंकि ये 2-3 महीना अगर और वॉर चल गया तो ये तो सब लोग वापस आना चाहेंगे। सी नहीं, रीजन क्या होता है? कतर का भी तो 70% डाउन है, तेल उतना, गैस उतना आ नहीं रहा है। डिपेंडेंसी ऑफ ऑयल एंड गैस क्वाइट अ लॉट इज देयर इन यूरोप। आप दे रहे हो बट आप पूरा उनकी जो रिक्वायरमेंट है आप तो दे नहीं सकते। तो नाउ दे हैव टू टेक अ कॉल कि मैंने रशिया से लेना है कि यूएस से लेना है। रशिया देगा एट हिज टर्म्स। जब उसके टर्म होगा तो वो बोलेगा जितने पैसे मेरे फ्रीज करे थे सारे दे विद इंटरेस्ट एंड वॉट एवर ही वॉन्ट्स इन यूक्रेन। यूएस के पास जाओगे तो इट्स कॉस्टली, इकोनॉमी तो वैसी ठप है आपकी। राइट। नो, व्हाट डू यू डू? कैच 22, व्हाट डू यू डू? इधर जाओगे इकोनॉमी गया, उधर गए यू हैव टू थ्रो ज़ेलेंस्की अंडर द बस। दोनों जगह पे फंसे, ना घर का है ना घाट का है। Yes. So now, but somewhere they have to go. And as this war prolongs, US wants them to be dependent on the US. So he'll push it a little further again. Right. कि भाई तुम आ जाओ। Either way, चाहे रशिया की तरफ जाए चाहे यूएस की तरफ जाए, their dependency on West Asia goes. अब वेस्ट एशिया कहाँ जाएगा? Right. किसको बेचेगा? Correct. तो अभी the only thing that was there was UAE, Abu Dhabi, Doha being certain hubs of US companies. That is under target as far as Iran is concerned. जो अपना Amazon का data center था, that's destroyed. Correct. हाँ. So temporarily he has shifted to the server in US. Can he work from there? No. If he was able to work from the center in US, why did he make a big one Correct, here in Dubai? So nearest where he can he make? भारत, इंडिया. तो ये बाकी अब खोजने लगेंगे किधर जाऊं, कहाँ जाऊं. दे हैव टू रीलोकेट. तो आपके जितने बंदे वहां काम कर रहे थे, दे विल रीलोकेट विद दैट. जो बचे हैं, जो पाइपलाइंस और गैस और इसमें काम कर रहे थे, वो किधर जाएंगे? थोड़ा बहुत तो फिर भी सेल होगा तो वो रह लेंगे, बाकी. करेक्ट. हाँ. सो दैट इज वन थिंग विच इज स्टेयरिंग एट यू. यू हैव टू लुक कि आपके बंदे हैं, ये किसी न किसी समय द ट्रिकल विल, इट विल स्टार्ट विद अ ट्रिकल एंड टर्न इनटू अ फ्लड. पर सिर्फ ये तो फिर हमारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, जो हमारा कश्मीर इशू है जिसपे OIC वाले सब बोलते रहते हैं हमेशा, उसे भी वो तो रिजॉल्व सब करने बंद. का.
इस लड़ाई के बाद किसी ने कश्मीर के बारे में कोई बात अब की तो है? नहीं बोला कोई। हाँ। बोलेगा भी नहीं, हम्म। बोलेगा भी नहीं। आई थिंक कतर था या कौन सा देश था, वो क्लियरली सेड, आई थिंक यूएई, दैट कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। यूएई। जो जड़ था, जिसने क्रिएट किया था, उसको फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में उनके गवर्नमेंट के एमपी ने बोल दिया है दैट द ओनली इशू लेफ्ट एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न, जब क्वेश्चन में पूछा गया था, इज व्हेन डज पाकिस्तान वेकेट द इलीगल पोर्शन हेड बाय देम, यूके, जिसने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया था, वो ये बोल रहा है। जब ही तो पाकिस्तान तड़प रहा है। जो बोल रहा है वो उसके विरुद्ध बोल रहा है, नहीं तो कोई बोल ही नहीं रहा। एज इफ पाकिस्तान डजंट एग्जिस्ट ओनली, करेक्ट। तो बस इतने तड़प के बोल दिया। कैपेबिलिटी तो है नहीं तेरे पास कि मैं दिल्ली और मुंबई को हिट कर दूंगा एटॉमिक वेपन से। किस एटॉमिक वेपन की बात कर रहा है? तेरे पास काबिलियत तो बची नहीं। कोशिश अच्छा है, बोल दिया अच्छा है, बट दैट इज, आई फील, इज अ डेस्परेशन लेवल टू गेन अटेंशन कि भाई यूएस वेस्ट में बातचीत हो जाए और ये सुलह करा लो, कुछ कर दो, एटॉमिक हो जाएगा। नोबडी इज इंटरेस्टेड। उनको तो पता ही है कुछ नहीं कर सकता। सिंदूर में क्या हुआ, चाहे जो नैरेटिव चले, सबको पता है कि भाई साहब इस चैंपियन के बस की कोई बात नहीं है। राइट। ये तो इसके पास पहले बस की बात थी कि अपने लोगों को दबा ले, आज तो वो भी नहीं है। तो सर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? बिकॉज इनकी जियोपॉलिटिकल यूटिलिटी फॉर अमेरिका जीरो हो गई है। चाइना के साथ में इनके रिलेशंस ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड थे, सीपेक इनका बना नहीं है, तो उसकी वजह से वो गुस्सा है। तालिबान इनकी बैंड हर दिन बजा ही रहा है, बीएलए वाले बजा रहे हैं। तो इनका फ्यूचर है क्या फिर? कोई नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। ये फ्यूचर तो आप ही लिख के गए थे। इन्हें हैव यू सी, अपार्ट फ्रॉम अर्जेंटीना which has taken 23 loans from IMF, ठीक है, क्योंकि वो otherwise till the 50s that was one of the best economies in Latin America. वहाँ से यूएस का इंटरफेरेंस, गेटिंग पीपल इन मार्शल लॉ, ये वो, सोवियत यूनियन आ गया, फैक्शंस में लड़ाई, सारी लड़ाई, इकोनॉमी ख़त्म। एंड दे हैव ट्राइड टू मेक श्योर कि इसकी इकोनॉमी ख़त्म रहे। तो अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल और कुछ होता नहीं है वहाँ पे, ठीक है। दूसरा है पाकिस्तान। करोड़ों में लोन हो चुका होगा, पता नहीं खरबों में, अरबों में लोन, खरबों में लोन आ चुका होगा उनका। अभी तो 27वें दफ़ा लोन ले रहा है। आपने उसके साथ किया क्या है यार? देयर नथिंग टू शो ऑन ग्राउंड। हाँ, क्योंकि वो पैसा तो टेररिज्म में जाता है पूरा। अरे टेररिज्म के पहले तो खुद ही खा लेते हो, जो बचा कुछ है वो टेररिज्म में देते हो। पहले तो यू नेस्ट योर फेदर, यू फेदर योर नेस्ट, फिर जो बचता है बोलते हो अच्छा ठीक है, टेररिस्ट को बोलता है तू ले ले, उसने जो कर लिया उसके बाद फिर आम जनता को बोलते हो अच्छा ये पैसा है, जो करना कर ले। देयर नथिंग लेफ्ट टुडे। आई एम श्योर पलायन करेंगे, सब पलायन करेंगे। अपने वहाँ तो फेंसिंग लगा हुआ है, कोस्ट गार्ड बहुत तैनात है सख्त, तो वो तो भागेंगे टूवर्ड्स वेस्ट एशिया। छोटे छोटे बोट लेके, जो हम अभी सुनते हैं ना कि भाई मेडिटेरेनियन क्रॉस करके वो पहुँच रहे हैं, ये उधर यही आएंगे कि नॉर्थ अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, ओमान, तो ये तो सब रुके होंगे कि यार ये लड़ाई ख़त्म हो तो हम पलायन करें। और वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इट्स अ वेरी बैड, दे हैव नथिंग लेफ्ट। और जो एलीट है वो तो चले जाएंगे यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। आजकल पोर्चुगल इज इन फ्लेवर। ये अमीर लोग उनके पोर्चुगल में कोठियाँ खरीद रहे हैं, विनयार्ड्स खरीद रहे हैं। सो दे विल गो ऑफ देयर, अपना वाइन बनाएंगे, बैठेंगे। क्यों? क्योंकि ये पंजाब जो है पाकिस्तान का, यहाँ के लोगों ने, दे हैड नेवर वांटेड पाकिस्तान। ये कभी पाकिस्तान नहीं चाहते थे। पाकिस्तान की जड़ तो आपके यूपी, बिहार यहाँ पे थी।
आज भी वो यहीं रहते हैं। वो जो यहाँ से जो पाकिस्तान बनवा के वहाँ गए उनको तो महाजिर कहते हैं। रिफ्यूजी आज भी कहते हैं, वो तो महाजिर है, तो पाकिस्तानी नहीं कहते उनको। हम्म, इनको तो पाकिस्तान चाहिए ही नहीं था। तो डू यू थिंक दैट पर्सन विल हैव एनी लव फॉर दैट लैंड? नो, इसीलिए तो इनके आइडेंटिटी क्राइसिस इतने ज्यादा है। बिल्कुल। तो अब ही ऑलवेज आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द वेस्ट। हम्म, वो तो इंडिपेंडेंस भी नहीं चाहते थे हम्म, कि भाई ब्रिटिश रूल चले। सो दैट फॉन्डनेस यू विल फाइंड कि वो आसपास किसी एशियन कंट्री में नहीं जाते। आई हैव नॉट हर्ड ऑफ देम सेटलिंग डाउन इन सिंगापुर ऑल्सो। इट यूज्ड टू बी यूके, यूएस, कनाडा, देन फ्रांस केम, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और अब आ गया पोर्चुगल। उन्होंने अपने सब बना लिए हैं, बच्चे भेज दिए हैं, बच्चे वहाँ कंट्रोल करते हैं। तो जब यहाँ पे काम धाम खत्म हो जाएगा कि अब पैसे मिलने वाले नहीं है, वो चले जाएंगे बच्चों के पास और आराम से बैठेंगे। आम जो जनता है पाकिस्तान की, उनके बुरे हाल हो। दे हैव बीन यूज्ड एज कैनन फॉडर। Yes. अगर जब भी मैं कहता हूँ ना, इनमें कोई चीज़ करने की दिमाग नहीं है। अगर कोई कहता है मुझे कि एटम दी न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान ने बनाया है, आई एम सॉरी। न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं वो सारे चाइनीज़ हैं, जो मिसाइल्स हैं वो भी सारे चाइनीज़ हैं, ब्रॉट इन वाया नॉर्थ कोरिया। हम्म, पाकिस्तानी कुछ नहीं है। AQ खान, द फेमस AQ खान, ही इज़ अ मेटलर्जिस्ट, ही इज़ अ बीटेक इन मेटलर्जी। एमटेक भी नहीं है, PhD भी नहीं है, ही इज़ अ बीटेक इन मेटलर्जी। वो डेनमार्क से जहाँ काम करता था, सेंट्रीफ्यूज के डिज़ाइन को चोरी करके लाया, सेंट्रीफ्यूज बनाया। कौन सा न्यूक्लियर साइंटिस्ट है यार? वो तो सारे चीनी आके बैठ के बना के गए हैं वहाँ पे। आज भी इराक के अंदर, ईरान के अंदर 400 चाइनीज साइंटिस्ट आर देयर इन दी अंडरग्राउंड टनल्स एंड ऑल, वर्किंग विद दी इरानियन टेक्नीशियंस। राइट। शाहिद जो ड्रोन है वो होम ग्रोन है ईरान का। मिसाइल्स तो सब चाइनीज है। हम्म, ये सेंट्रीफ्यूज एंड जो अपना एनरिचमेंट का प्लान है वो तो चाइनीज है। मिसाइल्स हैव अगेन कम फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। यस। ईरान का खुद का जो उपज है वो शाहिद ड्रोन है, फुल स्टॉप। बाकी तो इनके दिए हैं। हम्म, पाकिस्तान के खुद का तो कुछ भी नहीं है। वो तो इस संदूर में देख लिया कहाँ कहाँ से लेके आया था ड्रोन और यूएवी। अपनी उपज तो कुछ भी नहीं है। हम्म, जब आप इतने सारे पैसे लेके आ सकते हो तो क्या किया उस पैसे का यार? इतने, यानी आपको बिलियन हर बार 1.2 1.5 बिलियन डॉलर्स मिलते हैं। हम्म, चलो कम है, बट फिर भी कुछ तो दिखना चाहिए जमीन पे। राइट। नथिंग इज सीन। पेट्रोल तो पता नहीं 300-400 रुपए हो गई है। आटे के भाव पे है, आटा भी 400, एक बोरी आटा भी 400 के भाव पे है। वो तो आटा खाते हैं, और जहां से उसको सब कुछ मिल सकता था उसी से आपने बैर रखा है परमानेंटली। आई रिमेंबर 93-94 आई वाज डूइंग स्टाफ कोर्स इन बांग्लादेश। तो दी एयरफोर्स आर्मी ऑफिसर, नेवल ऑफिसर जो था वो तो पागल था, आर्मी ऑफिसर थोड़ा ठीक था, एयरफोर्स ऑफिसर वॉज जेंटलमैन। उसकी वाइफ, डॉटर, सन था उसका। उसकी वाइफ ने मुझे फोटो दिखाया, और यूएई का भी ऑफिसर था। तो यूएई ऑफिसर एंड मी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। कोठी थी उसकी। एंड यूएई में एंड मोस्ट मुस्लिम कंट्रीज द ऑफिसर्स आर परमिटेड टू डू बिजनेस, okay, even in Thailand, ओके। and they are able to get do very good business because of their contacts up the hierarchy. तो इसका ऑटोमोटिव में गया था ये, तो इसके चेन ऑफ शोरूम्स एंड वर्कशॉप्स थे फॉर वेरियस ब्रांड्स ऑफ गाड़ीज। तो उसने जैसी फोटो दिखाया और मैंने कहा ये तो मारुति 800 है। And she had bought it for at that time 5 लाख पाकिस्तानी रुपी।
तो जैसे ही मैंने कहा ये तो हमारा मारुति 800, कहती नहीं 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 ये तो सुजुकी है। तो मैंने कहा देख बहना, पीछे 800 लिखा है, सुजुकी जो बनाता है 500 सीसी बनाता है, 800 केवल भारत में बनता है, ये हमारी गाड़ी है। नहीं 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 वो हो रही थी। तो यूएई वाला बोला, कहते ये सही बोल रहा है, ये गाड़ियाँ हम खरीद के शोरूम में लाते हैं, जहाँ पे मारुति लिखा होता है उसी साइज़ का हमारे पास प्लेट है, तो उसी छेद में चला जाता है, सुजुकी लगा देते हैं। एस तो लगा हुआ है, 800 का हम चेंज नहीं करते हैं क्योंकि 800 सीसी है। और सही बोल रहा है, मारुति जो ब्रांड हम लेके आए थे वो इन जापान वाज 500 सीसी। इट वाज मेंट एज अ सिटी कार फॉर द वुमन, कि भाई हस्बैंड काम करने गया है तो शॉपिंग वॉपिंग करके आप आ जाओ। उसको आपने एज पीपल्स कार यू कन्वर्टेड इट टू 800 सीसी। वो लेता है हमसे जितना कॉस्ट हुआ उसका डबल द कॉस्ट में पाकिस्तानियों को बेचता है। तो हम हंस रहे थे, हमने कहा साले हमसे दोस्ती रखते, बॉर्डर पार तेरे को तो फट से मिल जाता, 2 लाख में मिल जाती गाड़ी। उन दिनों मैंने कहा 1.5 लाख की थी, तेरे को 2 लाख में मिल जाती। 3 लाख एक्स्ट्रा, 3 लाख प्लस कन्वर्जन रेट, मतलब 4-5 लाख तूने एक्स्ट्रा दिया हुआ है इस गाड़ी के लिए, बेफालतू के लिए। अच्छा, दूसरा उस वक्त वो निकला था, वो क्या, ग्रे स्कल, ओके एक वो ही मैन टाइप विद स्वॉर्ड एंड ऑल। ओके बच्चों का था तो मैं अपने नेव्यू के लिए भी खरीद के देता था। तो हर एवरी सेमेस्टर ब्रेक आई टू कम टू इंडिया, पेरेंट्स वर नियर बैंगलोर पुटपर्ती में, तो मैं उससे बैंगलोर से वो खरीद के उसको जाके देता था। तो एक बार बोला अंकल मेरे को अगले बार ना इसका नया आया, फोर्ट आया है। मैंने कहा ठीक है ले आऊँगा, डन। तो आई जस्ट ब्रॉट इट, और उसका बर्थडे होने वाला था नेक्स्ट मंथ, तो आई ब्रॉट इट एंड गेव इट टू हिम। देन वी सैट डाउन, सेट इट अप। एवरी सैटरडे दे यूज्ड टू बी अ फेरी इन द ब्रह्मपुत्रा, तो वो पद्मा बोलते, तो हम गए, जाते थे। तो वहाँ से वापस आने के बाद इन दी हमारा जो ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट था इन द स्टाफ कॉलेज, वी यूज्ड टू हैव लंच देयर, कम देयर, एंड वहाँ पे तंबोला होता था। अब as luck would have it, the Colonel GS of the college, he started talking to everybody on a mic and he came to this boy कि भाई अगले हफ्ते तेरा बर्थडे है, किन किन को बुलाएगा। माइक पकड़ता है, कहता मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे राजीव अंकल चाहिए। उसने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं यार, इसको लियो टॉयज चाहिए होते हैं तो मैं लियो टॉयज ला के दे देता हूँ। लियो टॉयज अपने तब बनने लगे थे, सो इट वाज वेरी चीप इन इंडिया। इट यूज्ड टू गो अगेन वाया यूएई, इट यूज्ड टू बी 3 times 10 times the cost. For a Pakistani army officer it was very expensive to buy लियो टॉयज in Pakistan. बाकी टॉयज वो खरीद के देता, वो बच्चे को लियो टॉय पसंद था और लियो टॉय यहाँ से आता था। तो फिर अगेन हमने बोला कि सही करते, दरवाजा खुलता, तेरे बच्चों को सब कुछ मिल जाता। But it's an existential threat for the Pakistan army. Friendship with India. क्यों? Pakistan army controls Pakistan. And they have controlled it since the 50s. People say from Ayub Khan. I say no, from Iskandar Mirza when he became the president. Iskandar Mirza मेरे unit से, Pune Horse से. Okay. He joined Pune Horse and after 10 years he decided to become the British political agent in FATA. That is his background. When he became the president, bureaucrats को पूरा sideline कर दिया था. And then Ayub took over. आगे से, या as a puppeteer, Pakistan army controls every aspect of their life. इनका एक foundation है, it's called Fauji Foundation. After independence around early 50s, the British sent repatriation of the money they owed to the various soldiers who had fought in First and Second World War, जिनको दिया नहीं था। पैसे की तब किल्लत थी, फिर लोगों ने दबाव डाला तो दिया। हमने तो रिकॉर्ड्स के मुताबिक
जितने भी जो थे जिंदा उनको दे दिए, जो नहीं थे उनके एनओके को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन्होंने वो नहीं किया। दे क्रिएट, दैट वाज द कॉर्पस फंड फ्रॉम विच फौजी फाउंडेशन वाज मेड। राइट। टुडे you take any commercial activity in Pakistan, any education activity in Pakistan, the number one is Fauji Foundation. Health service ले लो, cement, transport, you name it. Everybody wants to join the Pakistan army because womb to tomb you are looked after. उनसे लड़ो नहीं, आप सुपरसीड हो जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल गो टू एनी वन ऑफ दिस कंपनीज एंड यू दे फॉर लाइफ टिल यू डाई। प्राइम लैंड लेते हैं, इनका शहीद फाउंडेशन है, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, प्राइम लैंड। एट एवरी लेवल व्हेन यू गेट प्रमोशन, एक्स अमाउंट ऑफ लैंड इज गिवन टू यू। आयशा सिद्दीका का मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन पढ़ना। यस यार ऐसे ऐसे एकड़ ज़मीन होते हैं उनके, 400-500। बाय द टाइम यू रिटायर एज अ लेफ्टिनेंट जनरल, यू माइट बी हैविंग मोर देन 2000 एकर्स ऑफ लैंड, 2000 प्राइम लैंड। घरें देखो प्राइम जगह में बनते हैं इनके, कोठियां बनती हैं। इवन अ सिंपल लेफ्टिनेंट कर्नल विल हैव अ कोठी। उनकी आंखें निकल जाती जब देखते हैं हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल तो एक अपार्टमेंट में रहता है। फॉर देम एनी लेवल ऑफ ऑफिसर living in an apartment is an insult. You are commissioned as an officer, you cannot ride a two-wheeler. It's an offense. Four-wheeler ही खरीदोगे। ये रूल है। Yes, आते ही साथ उसको लोन मिलता है, गाड़ी खरीदता है और उसके पैसे से वो कटता रहता है। आप कार ही चलाओगे, ओके। कोई टू व्हीलर चला नहीं सकते। लूटा है इन्होंने देश को, और किसके ऊपर? कि हम आपके रक्षक हैं, भारत हमारा दुश्मन है। कश्मीर तो एक मुद्दा लिया है फॉर क्रिएटिंग दिस। कश्मीर चला जाएगा तो दूसरा क्रिएट करेंगे। बिकॉज द डे रिलेशंस बिकम इक्वल। अभी जैसे पीओजेके में, पीओके में क्या हो रहा है? पीओके का नहीं, पीओजेके बोलता हूँ। पीओके इज पीओजेके एंड गिलगिट। पीओजेके में क्या हो रहा है? वाई आर दे स्क्रीमिंग? बंदे आए हैं यहाँ पे, गए हैं वापस, यहाँ का देखा है, वहाँ का देखा है। हाँ, वो तो स्टार्क डिफरेंस है। शोर शराबा शुरू हो जाएगा। द मोमेंट यू हैव गुड रिलेशंस, व्हेन दोज पीपल कम दिस साइड, आर्मी से पूछने, दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग, दे विल थ्रो देम आउट, दे विल बी बैक टू बैरक्स विद नो पार। तो इट्स लाइक अ मैन ईटर। खून एक बार चख लेते हो ना, फिर छूटता नहीं है। दैट इज पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के कौम का खून चख चुके हैं, अब वो छोड़ नहीं सकते। दैट इज वाई दे कीप सेइंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इज नॉट an attack from India. It's normalizing relationship with India. Now do you realize why Musharraf came into Kargil? When Nawaz Sharif was normalizing relations with India? That is the issue. Okay. पर सर ये I mean इनकी आर्मी ने टेक ओवर कर लिया पूरी कंट्री का कंट्रोल उनके पास है। What sense does it make to the people now? ये रिवोल्ट भी तो कर सकते हैं, मतलब जो हथियार किसके पास है? वो तो कहीं ना कहीं से सप्लाई हो सकते हैं, बट वो तो सारे मिलिटेंट ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपको हथियार चाहिए तो यू हैव टू जॉइन सम मिलिटेंट ग्रुप एंड बी अ कैनन फॉडर। बचपन से आपको जिहाद सिखाया। अभी तो वो 86 से जियाउल हक कन्वर्टेड द एजुकेशन इनटू जिहादी एजुकेशन, रेडिकलाइज्ड। So whether you are studying in a madrasa or you are studying in a government school or you are studying in a normal public school which takes funding from the government, which is almost 80 to 90% of their schools, it's only radicalism that is taught. And what was the science thought of by the mullahs in the 8th century? For them, earth is flat. For them, earth is the center of the universe and the sun revolves around the earth. Where will he fit? Correct, huh?
5.5-6 साल से आपने उसको जिहाद सिखाया है। आप बता दो किस नॉर्मल सोसाइटी में वो फिट हो सकता है? वो तो बचपन से ये आया है कि ये नहीं कि धरती पे जन्नत बनाना, कि भाई यहाँ पे लूटपाट करो, मारो, मरो, मरने के बाद आप काफिरों को मारते हुए अगर आप मर गए तो आप जन्नत जाओगे। ये कभी नहीं सिखाया कि जन्नत यहाँ है, आप बना सकते हो। तो उस सोच के लड़के को आप कैसे क्या सिखाओगे? अभी लड़कियां भी आ रही हैं उसी सोच से कि हमारा काम केवल है बच्चे पैदा करना, और उसमें वेस्ट का बड़ा हाथ है। ये वेस्ट जाते हैं, पढ़ी लिखी औरतें वहां कह रही हैं व्हाई शुड आई वर्क, आई विल जस्ट ओपन माई लेग्स एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन। क्यों? दी अपना डोल जो मिलता है इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट यू हैव एंड नंबर ऑफ पीपल इन दी फैमिली। तो उसके 4 बीवी हैं, 4 बीवी कहते हैं हमारा तो बस आर वर्क इज खाना खिलाओ और बच्चे पैदा करो। अब इतने बच्चे आ गए तो हम काम क्यों करें? करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम चल जाता है, बाकी सब हमको गवर्नमेंट फ्री में देती है। सिंस वी आर ऑन सोशल सिक्योरिटी, आई एम ऑन डोल, माई मेडिकल इज फ्री, एवरीथिंग इज फ्री, यू आर नॉट वर्किंग, एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। वो मदरसों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, यही सिखाते हैं उनको, दैट्स इट। तो यू हैव योर फुट सोल्जर्स, एक्सेप्ट फॉर हाफिज सईद जिसका बेटा and his extended family had come into militancy. Other issue, they got killed in J&K. Tell me one militant leader जिसके families आए हैं, बच्चे आए हैं, पैसे लूट लूट के, तो वो they are staying in the foreign countries. Osama bin Laden's trained civil engineer, contractor. उसके फादर का तो बहुत बड़ी कंपनी थी। तो ये कि नहीं अनपढ़ आते हैं। तो ये जो दिल्ली ब्लास्ट में हमें पता चला था कि डॉक्टर्स का एक पूरा रैकेट पकड़ा गया था, ये पहले से ही हो रहा है। दिस इज नॉट न्यू फिनोमेना। नॉट न्यू। अब आपके सी आपको कितना बड़ा आपके देश से गद्दारी की है 2 जनों ने, लेट प्राइम मिनिस्टर I.K. गुजराल एंड योर एक्स वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? दे लीक्ड आउट ऑल योर रॉ एजेंट्स नेम्स। I.K. गुजराल हैंडेड ओवर द कंप्लीट फाइल टू पाकिस्तान. Inder Gujral, when he was in West Asia, he handed over all the names to West Asian governments. Do you realize how much time it takes to create an agent for you? Not that आपके देश से वहाँ जा रहा है, देश से वहाँ जाता है तो उसको वहाँ पे भी कोई हेल्पर, एसेट्स, ओवरऑल वेलफेयर सारे, how much time it takes to create assets? ये फाइल हैंड ओवर कर दी। Yes, 90s में, oh big brother. Have you ever seen a bigger dope than the such person? I mean, your country's security was handed over. Your nation's security. बिकॉज मोरारजी देसाई का तो मुझे पता है कि उन्होंने कह दिया था कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, बट दैट वाज इट। बट ये तो लिटरली फाइल दे दी सब नाम के साथ। It has taken you almost 30 years to recreate those assets. Now we talk of unknown gunmen. By the way, unknown gunmen also reached Gaza. LAT का number 2 was killed in Gaza. गाजा बॉम्बिंग के वक्त हो रहा था ये, राइट? He was killed in Gaza. Point blank range. Okay, so creating assets takes time. एक बार ट्रस्ट टूट जाता है ना, फिर उसको रिक्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है। पर इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, I.K. गुजराल और हामिद अंसारी के ऊपर? गवर्नमेंट किनकी थी? उनकी थी, ऑफ कोर्स। और बाकी तो उन्होंने, क्योंकि quite a lot of media and all, they control this, they don't let it come up in the media, they suppress the media, they do not permit people to write on these issues. इससे बड़ा देशद्रोह तो क्या हो सकता है? That's what I'm saying. That's why it took so many years to recreate your assets, yaar.
समय लगता है एसेट बनाने में। और अगर ये नहीं करते वो उस वक्त पे, तो अब तक तो अननोन गनमैन ने खत्म कर दिया होता, पहलगाम होता ही नहीं। बहुत ज़्यादा कर चुके होते। पहले तो रुकवाया, फिर उसके बाद नाम दे दिए। तो इन्हें हमने अपने अंदर, वो गलत नहीं है जब दोवल जी कहते हैं कि पाकिस्तान चाइना सब तो बाद में आते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठा है, वो ही है। तो सिंपल है, ये तो पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। पैसे के लालच ने सबको मारा हुआ है। पर इतना कितना लालच, मतलब हाँ ठीक है, अब एक समझ बार में भी पैसे आता की है। लत लग जाती है, फिर उसके बाद तो छूटता नहीं है। राइट। ठीक है। एंड एक और बार आप दूसरा, कॉम्प्रोमाइज हो गए तो फिर तो आप हो हाँ, गए और हो। दूसरा कॉम्प्रोमाइज होना बड़ा आसान होता है औरत से। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। इफ यू कांट, देन यू गेट कॉट। तो पहले हम तो अपने जवानों को बोल भी देते थे कि यार देखो, अपनी शक्ल सुबह उठ के आईने में देख लो, एंड जस्ट ट्राई एंड गेस कि आपके इक्वलेंट कौन लड़की होनी चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत अगर आपको डोरे डालने लगे ना, तो सोच लेना यार, दाल में कुछ काला नहीं, काले में कुछ दाल है। कि भाई इतनी खूबसूरत है, आप नॉर्मल हो, आपके पीछे क्यों आ गई? हाँ। बेफालतू के, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान क्यों आ गई आपके पीछे? क्या चाहती है आपसे वो? नॉर्मल सी लड़की है, आप नॉर्मल हो, मेल मुलाकात हो गई, इश्क हो गया, दैट्स अ डिफरेंट इशू, वो आपके लेवल की है। अब वो जो आते हैं हनी ट्रैपिंग के लिए, वो तो काफ़ी खूबसूरत लड़कियों को लाते हैं। वही बताया था भैया, औकात में रह लिया करो, बच जाओगे। बट होता नहीं है ना, मन डोल जाता है कि अरे इतनी खूबसूरत लड़की मुझ पे डोरे डाल रही है, फिर फंस जाते हो। और ये भी कहते थे हम कि यार फंस गए, चिंता मत करो, आके बता दो, वी विल हेल्प यू। और उसको पकड़ के उसका पूरा नेटवर्क पकड़वा देंगे। अब कई वो डरते भी हैं, राइट। हाँ। कि हम पकड़े गए तो हमारी नौकरी चली जाएगी, इससे कुछ पैसे बन रहे हैं। अब ये नहीं सोचते कि ये कुछ से कुछ पैसे तो बन रहे हैं, लेकिन पकड़े गए तो वो सारे पैसे भी गए, आपकी नौकरी भी गई, और आप जेल में हो, और आपके बच्चों को नाम बदल के दूसरे शहर जाना पड़ेगा। नहीं तो बोलेंगे ये गद्दार का बेटा है। उस कॉलोनी में तो रह ही नहीं सकते आप, वो तो बोलेंगे ये तो गद्दार का बेटा है, गद्दार की पत्नी है। तो सरनेम बदल के आपको दूसरे शहर जाना पड़ेगा, नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए। आप ये चाहते हो? फंसते हैं फिर भी। पर ये होता है बहुत कॉमनली, हनी ट्रैपिंग कोशिश वेरी वेरी across the world. Okay. Every country does it, including India. The Soviet Union used to call them Red Sparrow. हाँ. So every country does it. Okay. It's one of the means to trap a person. See, आपके चाणक्य में पढ़ो आप, विषकन्या क्या थी? करेक्ट। हाँ, यही थी। ठीक है। तो Okay. बहुत पुराना है, एंशिएंट मेथड टू गेट इंफॉर्मेशन। राइट। ये जॉन ले कार, असली किताब स्पाइंग का अगर किसी ने पढ़ना है तो इसकी किताबें पढ़ी। यस। एक है क्या, गेम सेट मैच, हाँ. 3 शहर का था, लंदन गेम, नहीं, हाँ, लंदन गेम, बर्लिन सेट, मैड्रिड मैच, ऐसी कुछ था, जिसमें द वाइफ ऑफ द नंबर 1 स्पाई मास्टर ऑफ MI6 वाज अ KGB एजेंट। उसको पता नहीं लगा था टिल द एंड। शी वाज अ फुल कर्नल इन KGB। बट कहानी उसके इर्द गिर्द कुछ और बनाया था, जो फिर प्यार हो के शादी हुआ। शी वॉज ऑलरेडी अ KGB एजेंट। दैट टेल्स यू हाउ दी हनी ट्रैपिंग वर्क्स। ये इंडिया ने भी किया है, बट विद पाकिस्तान आई एम गेसिंग। क्यों नहीं?
मतलब वहाँ पे हमारे आपके तो ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी में सर्व करके आया है यार, यस रविंद्र कौशिक सर्व करके आए हैं, टू डू दैट। राजी क्या था? करेक्ट डोंट गेट कैरिड अवे बट आलिया भट्ट, बट व्हाट डिड शी डू? हनी ट्रैप। राइट हाँ वहां से इंफॉर्मेशन आ रहा था आपको। इट डिडंट, द मूवी डिडंट प्ले इट आउट एज अ हनी ट्रैप, बट इट वाज अ हनी ट्रैप। वो तो खैर फिल्म में तो काफी सारे फ्लॉज भी थे उसमें बट वो अलग, इट या वाज अ हनी ट्रैप। शी मैरिड हिम, वहां से इंफॉर्मेशन आ रहा था। शी कैरिड हिज चाइल्ड, केम टू इंडिया। वो अलग बात है दैट ही आल्सो सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी, इन नेवी, her son. She married a Sardar who accepted the son, and the son joined the Indian Navy. But that was honey trap. What else was it? राइट तो होता है यार, इतने निकल के नहीं आते, अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है। दैट्स व्हाई आई गिव यू दैट गेम सेट मैच एंड ऑफिसर का बताया था। That's how it happens. That's Okay. how all spying systems in the world will do. प्लीज एक्सप्लेन मी दिस कि हम मोसाद के ऑपरेशंस के बारे में बहुत सुनते हैं सीआईए ऑपरेशंस के बारे में बहुत सुनते हैं ऑल्सो बिकॉज ये लोग फिल्में उसके ऊपर इतनी बना देते हैं किताबें इतनी लिख देते हैं आरएनडीडब्ल्यू के ऑपरेशंस के बारे में हमें एटलीस्ट जो मेजर ऑपरेशन है उन्हें छोड़ के हमें कुछ नहीं पता चलता डू यू थिंक ये एक फ्लॉ भी है Bigger than Mossad. हाँ बट हम बताते नहीं है ना Bigger than Mossad is Shin Bet. हम्म आपने Shin Bet का नाम कभी नहीं सुना? बहुत कम सुनने आता That's है raw. IB का आपको पता लग जाता। That's, why should Raw tell you how it functions? It's very simple. ये जो जेम्स बॉन्ड दिखता है ना फिल्म के लिए ठीक है, he won't survive 1 minute in the spy world. ऑफ कोर्स The day your name is out, your field days are over. You have to come back behind the table. If you think लोगों को नाम मालूम है और आप survive करोगे, no, that's why I gave you that book, John Le Carre. शुरू के almost 30, 40, 80 pages sometimes is very slow moving. It builds up everything. Then it becomes clear. Tinker Tailor Soldier Yes. Spy. ठीक है ना? So you should never leak out your methods. That's the flaw in Mossad. नाम कमाने के लिए, शोहरत के लिए आप लीक आउट कर देते हो कि भाई आपने एक टेलर का इस्तेमाल किया, आपने इसका इस्तेमाल किया। बट हम भी तो अब शायद इफ नॉट उस लेवल पे पर कुछ चीज़ें तो हम वैसे ही कर रहे हैं मतलब व्हाट इज धुरंधर धुरंधर टेक्निकली हम बता रहे हैं ना कि हमने क्या किया है बट दैट पर्सन इज आउट ऑफ सर्किट। हाँ कितने साल पहले हुआ था? आर यू गोइंग टू फंक्शन इन द सेम मैनर? वैसे जो धुरंधर में बताया है कि हमने उनके जो वहाँ के गैंगस्टर्स थे इनकी गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट किया था ये हमने सच में किया है या एक नक्सलाइट्स में भी किया है। ओह एक बड़ा अच्छा फिल्म है, क्या है, द्रोह काल। आई थिंक लेट 80s अर्ली 90s में आया था, कभी देखिएगा। हाउ द नक्सलाइट्स वर इन्फिल्ट्रेटेड। जो भी थ्रेट होता है उसको इन्फिल्ट्रेट किया जाता है। You have had army officers also who have infiltrated the Nagas, NSCNIM, NSCNK, infiltrate किए हुए, worked with them. ओके बहुत होता है, बहुत होता है, इट्स वेरी कॉमन। बट खुल के कोई बोलेगा नहीं, हाँ ऑफ कोर्स खुल के कोई बोलेगा नहीं। राइट There are lots of methods. I used to get information when I was DA from the President's Secretariat. Even before he took the decision, I used to have that information. I used to tell the ambassador. Initially, he wouldn't believe, but next day in the news, everything was there, exactly what would have told him. ताजिकिस्तान में He asked me, I said, I'm telling you. हम्म Period.
So thereafter, he used to depend on me quite a lot for any input he wanted. ये वो and all. So there are ways and means how you manage, how you go about doing it. Hmm. आपको you have to keep your eyes and ears open and understand human psychology a bit and grasp the weakness of the person. And you can resolve the weakness of the person, thereafter he is indebted to you for life. Correct. And he'll keep giving it. Hmm. You have to convince him also that he is not working against the interests of the nation, of his nation. That is the art. Once that is done, जैसे बांग्लादेश में when I was doing the course, there was this reserved वो section होता है, वहाँ से तो you are not able to take out the book, reference section है, so you can't take out. So I touched upon a complete motorized division exercise of the Chinese against India in Ladakh with detailed DS notes. Pura. Exercise setting, DS notes, what are the lessons they are drawing and what needs to be done and how they feel India is doing it. वो निकाल के लाया, एम्बेसी ले हाई कमीशन ले गया, रात में बैठ के पूरा फोटोकॉपी किया उसका, दोबारा सील करके 5 बजे सुबह वापस रखवाया. किसको यूज किया वो नहीं बताऊंगा. When I was in ताजिकिस्तान, अभी तो सब वॉर जोन कैंपेन चल पड़ा था. 2004 I got the Chinese pamphlet. So I had a local, he said okay मैं ट्रांसलेट करूँगा. मैंने कहा जितना ट्रांसलेट कर सकता है कर दे. ट्रांसलेट करके दिया. But then I had to sit and work. Then there were certain things which he couldn't translate. My ambassador was a Chinese expert. He was a master's in Chinese and he's fluent in Mandarin. उसको देख के थोड़ा थोड़ा कई दफ़ा बोला यार बता दे क्या है ना. सारा कुछ करके वो पूरा ट्रांसलेशन आई सेंट इट टू MI, आई सेंट इट टू IFS, आई सेंट टू रॉ, सेंट टू आर ऑल द 3 सर्विसेज कि भाई साहब ये लेटेस्ट इनका वॉर जोन कैंप स्ट्रेट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर. Wow. Okay. क्योंकि यू गेन द ट्रस्ट. Hmm. And it took me kitna, I went there in 2003 and this was 2004 end. By 2004 middle to my man in, I had been able to penetrate the president's secretary. उसने बड़े दुश्मन बना रखे थे. उसके बाद तो going was easy. Okay. You get information. Hmm. So सारा पता लग जाता था. Right. कौन कहाँ किधर. चाइनीज़ को भी बाद में पता लग गया था कि इसको उनके एम्बेसी की पूरी खबर आ जाती थी. क्योंकि वो एम्बेसी वहाँ बताता था तो क्या बता रहा है सारा कुछ खबर आ जाता. तो देयर आर वेज एंड मीन्स बट एट दिस इज लो लेवल. व्हाट आई वाज डूइंग इज लो लेवल. दिस इज ईजियर टू डू इट. क्योंकि ज़्यादा ये लो लेवल में क्या होता है उनको पैसे की ज़रूरत हो. Hmm. बट टू गेट अ मच डीपर infiltration into these organizations and all, भरोसा बहुत ज़रूरी है. Hmm. अगर भरोसा टूट जाता है एक बार तो दोबारा बनाना में बहुत मेहनत लगता है. That is why it took so much of time and effort and you are seeing the results now. Hmm. 30 साल के बाद. Okay. Right. So one last ऐसे ही नहीं कहता मैं लॉस्ट डिकेड्स. लॉस्ट right, जो डिकेड्स हम में ये बात भी कर रहे है. थे. लॉस्ट डिकेड्स में ये भी है. इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमिकली, इट्स दिस ऑल्सो. देश का नुकसान तो हुआ है. बहुत नुकसान हुआ. तो एक लास्ट चीज़ पूछूंगा जिससे हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी. US ईरान वॉर जो चल रहा था
आपने कहा कि इसका एंड होते हुए तो आपको जल्द नहीं दिख रहा, बट अगर इसका एंड होता है तो किस तरह से दिख रहा है? It's क्यों? a firmed in and Sunni crescent to the south, a firmed in Shia crescent to the north, and deep divide. And most likely the Sunnis will join Israel. Sunnis will join the Israel. Yes. Because there is that Ben Gurion Canal, which is going to benefit uh, Saudi Arabia. Saudi Arabia being the leader of the pack. वो UAE तो is already right. recognized Israel. Saudi Arabia being leader of the pack, जब उसको फायदा हो रहा है तो why will he do anything else? After this, they will be, I think they will make more pipelines coming towards the Red Sea. ईस्ट वेस्ट जो बनाया उन्होंने उसका डबल करके कैपेसिटी बढ़ा करके सो दैट मिनिमल दे विल ट्राई टू टेक इट आउट फ्रॉम दैट. सी नीचे आता है तो हूती का डर होता है. अगर वहीं से वो आपका सुएज कैनाल से निकल के मेडिटेरेनियन से होते यूरोप को जाता है तो यूरोप विल ऑल्सो बी हैप्पी. करेक्ट. देन आपका पर्शियन गल्फ के इलाके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता. तो सर ये नेतन्याहू ने तो, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले शायद उन्होंने कह भी दिया था कि जो ऑयल है या गैस है जितना भी कुछ है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाना ही नहीं चाहिए, ये पाइपलाइंस के थ्रू जाना चाहिए और वो पाइपलाइंस इसराइल के थ्रू जानी चाहिए. तो इज इट राइट टू से कि ये वॉर शायद न्यूक्लियर वेपन्स के लिए था ही नहीं, कभी इसका पर्पस कुछ और था? इट वाज नॉट. सी न्यूक्लियर वेपन तो लोगों ने चला दिया था, बट न्यूक्लियर वेपन की ओर जाएगा नहीं. द यूज ऑफ, हम अमेरिका को तो डरा देते हैं, बोल देते हैं कि अरे लांछन लगा देते हैं, यही एक देश था ये यूज किया था. सी द सिचुएशन वाज वेरी डिफरेंट. आइलैंड हॉपिंग से ये जा रहे थे. दे डिडंट यूज एनी अदर कंट्री टू कम इनटू द पैसिफिक. ये खुद भेजे थे अपनी फौज टू द वेस्ट, बट इन द पैसिफिक व्हेन इन द बैटल अगेंस्ट द जापानीज, England was fighting across the Bay of Bengal. They didn't permit England to come into the Pacific. Pacific में ये नीचे से ऊपर island hopping करते गए हैं and they took massive casualties. The virtually every island, the Japanese used to fight almost last man last round. तो जब तक ये पहुंचे close to Japan, ओकिनावा के पास तक, अब इनको डर लग गया था दो चीज का. बाय देन हिटलर हैड सरेंडर्ड एंड अपना स्टालिन हैड मूव्ड एंड रिकैप्चर्ड द होल ऑफ मंचूरिया फ्रॉम जापान. चाइना की उस वक्त मंचूरिया लेके फिर वो सारा लेके आया, तो द होल ऑफ मंचूरिया एंड एवरीथिंग वाज रिकैप्चर्ड. ही हैड रीच्ड द ईस्ट कोस्ट एंड American fear was that the Soviet Union will capture Japan. And their major fear was that the Soviet fleet will then be in the Pacific. Because heart of heart, they knew, along with Churchill, at some time they will have to stand up to Soviet Union. ये दबने नहीं वाले कि अगर मैं लड़ूंगा तो लड़ाई जल्दी ख़त्म करनी थी बिफोर द सोवियत यूनियन कैन कम हियर. सोवियत यूनियन had already entered North Vietnam. Towards North Vietnam, they had already started coming in. That was the background to the atomic bombing of Hiroshima, Nagasaki. The selection of targets, some other time. That's a longer story of how they came about to select those two. And when that happened, rest is history. They surrendered to the Americans, and then the Americans retained the king, and they made sure that funding was given to revive them. And Okinawa base उनका permanent हो गया, and Japan में सारा bases था, तो gave them the cover against the Soviet Union. And you know what happened in Vietnam? North South. North में Soviets थे, South में ये था, carried on, and you had communist rule now finally there. That was what they were avoiding there. तभी बॉम्ब गिरा था, और कहीं बॉम्ब नहीं मारा था. राइट. नो अदर कैनाल डिड दे, आइलैंड डिड दे बॉम्ब. दैट वाज द बैकग्राउंड टू द बॉम्बिंग. पर सर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली भी हमने जो बात की,
कि वो पाइपलाइंस के थ्रू जाना चाहिए, नेतन्याहू ने कहा। तो ये जो वॉर जस्टिफाई इन्होंने किया था कि ईरान के ऊपर हमें बॉम्बिंग इसलिए करनी है क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, क्या ये भी टेक्निकली सिर्फ एक जस्टिफिकेशन था, एक रीजनिंग था? ये बना तो रहा था। 60% उसने एनरिच किस लिए किए थे? पर जो खमेनी था, नाउ व्हेन यू लुक एट हिम एंड लुक एट नॉर्थ कोरिया, मोस्ट कंट्रीज विल एग्री कि चुपचाप से अपना एक न्यूक्लियर वेपन बना दो। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो बॉम्ब नहीं होता। मेरे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, मेरे को बॉम्ब कर दिया। करेक्ट। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, उसको कुछ नहीं कह रहा। बट अब जो बोल तो दिया है उसने कि पाइपलाइन से निकालो, पाइपलाइन से वो उतना ऊपर क्यों लेके जाएगा यार? यूएई का तो मैंने बोला है, उसका डिब्बा पोर्ट है और थ्रू ओमान दुकुम पोर्ट भी आ जाएगा। Why should he go all the way on the other side and go towards Mediterranean? Doesn't make sense. वो तो आईमेक की बात कर रहा था। IBEC तो it will go through the Pacific, अपना रेड सी। अब पाइपलाइन निकालने के लिए कह रहा है ना वो, तो क्यों? Why should सऊदी अरेबिया, जिसके ऑयल फील्ड्स नीचे हैं, टेक इट ऑल द हाँ, वे वो अप? ऊपर क्यों ले जाएगा? वो तो ईस्ट वेस्ट कर दिया, वहां से चला जाएगा, यूएई नीचे ले आएगा, बसरा बचता है, बगदाद एंड बसरा। विल ही वांट टू? कुर्द के वाले तो ऑलरेडी जा रहे हैं थ्रू टर्की, तो बनी बनाई पाइपलाइन है। बसरा हैज टू डिसाइड, बगदाद हैज टू डिसाइड कि बसरा का कहाँ से जाएगा। वो तो बोलेगा मैं तो यहीं से निकालूंगा, राइट। दैट इज शिया, ईरान इज शिया, तो बोलेगा मैं तो यहीं से निकाल लूंगा। तो इट डजंट मेक सेंस, साउंड लॉजिकल। अब वो बेनगुरियन कैनाल बना दिया है, तो ये जेड्डा से निकला, तो ये जेड्डा के ऊपर वो कौन सा यानबू करके जगह है, जहाँ पे पाइपलाइन आ रहा है, वहाँ से निकलो, बेनगुरियन कैनाल से निकला, and you're there in Mediterranean. ओके। वहाँ से नहीं जाना है तो आप सुएज कैनाल से निकलो, and you're there in Mediterranean. पाइपलाइन की क्या ज़रूरत है अभी? करेक्ट। हाँ, पाइपलाइन कॉस्ट मनी, वो कोई फैक्टर इन नहीं करता। पाइपलाइन कॉस्ट मनी, बहुत पैसे लगे। अभी तो इसराइल शुड लुक एट, उसके सामने और गाजा के सामने इतने गैस एंड ऑयल फील्ड्स अवेलेबल हैं, रिजर्व्स, उसको करे यार, तो वो करेगा उसको। एंड जहाँ भी ये बेनगुरियन कैनाल ख़त्म होता है, उसके पास अपने टर्मिनल्स बना के रखेगा, गैस के और उसके। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई गाजा इज गेटिंग लेवल्ड। यस, द होल अमाउंट ऑफ गैस एंड ऑयल रिजर्व्स। बट नो, वॉज इट नेसेसरी? आगे चल के थोड़ा और क्लैरिटी आएगा, बिकॉज अभी कोई पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं आ रहा कि एम क्या है या जियोपॉलिटिकल एम क्या है। इट ओनली इज हेस्टनिंग यूएसए's decline. So the income, yes, he will gain income. Like I had always mentioned, 3 countries in the order of priority who are gaining from this war. One is Russia, second is third is USA. But does his income match his outflow? नो, जो इस लड़ाई में खर्च हो रहा है, बहुत, वो तो हमने बात की, बहुत स्टार्क क्या? डिफरेंस है। अब he is wanting to increase his budget to 1 trillion. Would it be enough? कर सकता है। What will be the value of the dollar? In the end, if he wanted कि petrodollar में हो, will it be? Will he achieve? Because ठीक है, you have people, one side of the coin is that only country in the world which can go 6,000 miles away and fight. Fight with what? You can reach 6,000 miles away. There's nobody going to contest you. But you're scared of putting boots on ground. You only want non-contact warfare. तो सर, लेट मी आस्क यू दिस, यूएस इजराइल ईरान वॉर में जीतेगा कौन? कोई नहीं। उसमें यही देखेंगे कौन ज़्यादा पिटा। ईरान ज़्यादा पिटेगा, नेक्स्ट इजराइल, आफ्टर दैट इज यूएस।
After that is the Gulf countries. Gulf countries, and after that is the US. That's about all. सभी हार उससे गए। आप देख लो कि भाई कौन कम पिटा तो वो जीता, तो ठीक है भाई। आप एयरक्राफ्ट कैरियर निकाल दिए हो 2 बड़े और 2 छोटे लेके आ रहे हो, यूएसएस ट्रिपली और एक और यूएसएस बी से नाम है, आई एम फॉरगेटिंग, वो 2 लेके आ रहे हो कैरियर ग्रुप, क्योंकि वो तो चला गया, उसमें अंदर आग लग गई, आपके खुद के लोगों ने आग लगा दिया। दैट टेल्स यू द मोरल, दैट टेल्स यू द मोरल। कंपेयर इट टू द इंडियन सोल्जर। कारगिल वॉर में you had units which had just de-inducted from Siachen and went to battle in Kargil. Otherwise you expect कि मैं rest and refit में जाऊंगा। They were ready, पूरे जोश से लड़े। And compare this to their कि भाई लड़ाई नहीं लड़ी है, 10 महीने डिप्लॉयमेंट में थे, डिप्लॉयमेंट क्या एक्सटेंड हो गया, आपने खुद ही आग लगा दी शिप में। क्या मोरल है तुम्हारा यार। जॉर्ज बुश जो अब थोड़ा ठीक हो के आया, जिसमें टॉयलेट का प्रॉब्लम था, पता है क्या निकला टॉयलेट्स में, क्यों क्लॉग हुआ था? सैनिटरी पैड्स एंड टॉर्न वेस्ट्स। मतलब जानबूझ के आपकी किया है। ये जानबूझ के किया है। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ योर ट्रूप्स? 6000 किलोमीटर दूर आके आप क्या दिखा रहे हो कि मेरा मोरल खत्म है, मुझ में हिम्मत नहीं है कि बूट्स डाल दूं। मरीन बोले जा रहे हो। हैव यू ब्रॉट एनी ऑफ योर आर्मी बूट्स टू एनी ऑफ योर बेसिस टू से कि हियर ही इज रेडी टू कम, कि मरीन तुम बीच हेड बना लो, मेरी आर्मी आ रही है अंदर? नो बट तो क्या यू डोंट ट्रस्ट योर आर्मी? ये जो हम जैसे सोल्जर्स हैं ना, उसके तीखी नजरों से छुपता नहीं है that your morale is down, and compare it to the decline of Roman. The morale was down. They were not paid. Here you're asking them to go and fight in some other country which he doesn't want to. Morale is low. I have never heard of such things, bhai, in my Indian army or even Pakistan army, for all you may say about the Pakistan army, I have not heard about this in the Pakistan army. हाँ, अभी सुनने में आ रहा है कि वो बलूच, सिंधी, आपके पश्तून्स, नॉर्दर्न एरियाज वाले आर नॉट रेडी टू फाइट द टीटीपी एंड ऑल, एंड सेइंग ये पंजाबियों ने प्रॉब्लम किया है, पंजाबी लड़ो। बट देश के ऊपर जब लड़ाई आई है, मकरा नहीं किया है उन्होंने, लड़े हैं। आपके 2 सोल्जर तो मकरा कर रहा है यार। और सीनियर ऑफिसर्स का माइंड देख लो। रॉकेट अटैक हुआ है आपके यूएसएस लिंकन में, आप कहते हो कि मैंने उसको विफल कर दिया। गुड, तो पीछे क्यों आए यार 800 मील? डीगो गार्सिया के पास आके क्यों खड़े हुए हो? ऐसे लड़ाई लड़ोगे? इट सीम्स द पॉलिटिकल विल and the senior officers will, when it is not there, then it percolates down to the soldier. Right. That is why मैं बोलता रहता हूँ कि चाइनीज आर्मी लड़ नहीं सकती पीएलए। जब इतने लोगों को पर्ज करते हो, इतने सारे उसके साथ के लोग निकल जाते हैं, इट इम्पैक्ट्स द मोरल ऑफ द सोल्जर। उसके बाद उस फौज को बोलो जाके लड़ने के लिए, उस मेंटल हालत में वो लड़ नहीं सकते। चले जरूर जाएंगे वहां पे, लेकिन मकरा करेंगे लाइक जेराल्ड फोर्ड और जॉर्ज बुश। राइट। उनका ये था, सेक्शंस थे टॉयलेट, तो उनको भी पता था कि 1 या 2 टॉयलेट ब्लॉक कर दो तो वो पूरा सेक्शन ब्लॉक हो जाएगा। 4000 के लिए कितना, एट द एंड केवल 15 टॉयलेट बचे थे, वाट लग गई थी। अब आया है आफ्टर अ डिले। उसमें ये नहीं बताया टर्नओवर हुआ है कि नहीं। राइट। अब जेराल्ड बुश फोर्ड का क्या होगा? 14 महीने आउट ऑफ सर्विस, एंड दैट इज वाई इनका जो
oldest Nimitz carrier था, which was supposed to be decommissioned. The decommissioning has been stopped. Look at the domino effect. A-10s. You've run out of your Tomahawk. You're running out of your missiles. A-10 Tomahawks, A-10 that fighters, Yes. Warthogs, were Warthogs. supposed to be decommissioned. You stopped the decommissioning and you're using them here. You're also scraping the barrel. In one way. अब आप पुराने एमिनेशन लाके फायर करते हैं, राइट? तो इसीलिए मैंने कहा था कि कौन जीता नहीं, कौन कितना पिटा का आएगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ सॉर्ट ऑफ अ स्टेलमेट. ईरान तो बहुत बुरी तरह पिटा है, बहुत बुरी तरह पिटेगा, यस, दैट इज गारंटीड. बट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेजिम चेंज हो जाए या नेशन स्प्लिट हो जाए, वो नहीं दिख रहा. इजराइल भी पिटेगा, अभी तो काफी डैमेज हो चुका है. हम कल की जो बात कर रहे थे, हाँ, वो डिमोना नेगेव डेजर्ट लिटिल इंडिया काफी डैमेज हो गया, काफी डैमेज हुआ है. दैट्स व्हाई ही मेड अ मेंशन टुडे कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है. अरब कंट्री, गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज में तो काफी डैमेज होगा. और आपके जो शिप्स, बैटल शिप्स अगर उसके आसपास आ गए तो डैमेज होगा. In this, if you expect me to believe कि I am going to capture A, B, C, I doubt it. With 1,000 odd troops or 2,000 troops. राइट. दाल गलती नहीं है. ओके, तो चाइना के बारे में भी बात करेंगे, बट दैट विल बी ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. इस पॉडकास्ट के लिए आई थिंक दिस इज़ द गुड नोट टू एंड ऑन, बिकॉज चाइना इन इटसेल्फ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई है, इस वॉर की वजह से भी उन पे असर हुआ है, उनके बारे में बात करेंगे. बट थैंक यू सो मच सर इस कॉन्वर्जेशन के लिए एंड फॉर शेयरिंग द नॉलेज, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ ईरान और यूएस इजराइल वॉर के बारे में बात नहीं की, हमने पाकिस्तान के बारे में भी बात की, एंड आपने जिस तरह से एस्पियोनाज के बारे में बताया, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. Most welcome. परफेक्ट.